30 मार्च को भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में कई लोग कह रहे हैं एक हिस्टोरिक इवेंट होने जा रहा है। पहली बारी भारत के प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। उसको लेके पूरे देश की और विदेश की नजरें भी इस इवेंट के ऊपर हैं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं इसके अंदर। एक सवाल ये उठ रहा है कि 2014 में जब पहली बारी बीजेपी की मेजोरिटी आई तो उस साल प्रधानमंत्री मोदी नागपुर हेडक्वार्टर नहीं जाते। 2019 में जब हिस्टोरिक रिपीट होता है, सीट्स बढ़ती हैं, वोट शेयर बढ़ते हैं, तब भी नहीं जाते। 2024 में जब बीजेपी तीसरी बारी पावर में आती है, उस साल भी नहीं जाते। तो 11वें साल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या रीजंस बने कि नागपुर जा रहे हैं और कहा जा रहा है सरसंचालक से उनकी मीटिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के अंदर कई गैप्स आ गए थे। वो एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई थी बीजेपी प्रेसिडेंट की कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है, आरएसएस की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसका क्या प्रभाव रहा 2024 के चुनाव पे? दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि आरएसएस ने मैसेज दिया था बीजेपी को कि हमारे बिना देखिए आप सत्ता में उस तरह नहीं आ पाए। दूसरा पक्ष कहता है बीजेपी में कुछ नाराजगी थी कि आरएसएस ने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। पर उस बात को भी एक साल हो गया है। एक साल के अंदर हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हुई, उसमें आरएसएस का क्या रोल रहा? महाराष्ट्र में एक थंपिंग विक्ट्री हुई, उसमें क्या रोल रहा? दिल्ली तक में बीजेपी जो एक लास्ट फ्रंटियर बन गया था, उसके अंदर विक्ट्री हुई, उसका क्या रोल रहा? रतन शारदा जी का 2024 के बाद एक आर्टिकल बहुत वायरल हुआ था, हर जगह उसी आर्टिकल की चर्चा हो रही थी। वो आर्टिकल था कि बीजेपी को इफेक्टिवली कैसे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पर लोगों ने उसको जोड़ दिया और कहा कि ये तो आरएसएस का मैसेज है बीजेपी को, क्योंकि उसी दौरान सरसंचालक जी की भी कुछ स्टेटमेंट्स थी जिसको लोगों ने लिया कि ये सब जुड़ के एक पैकेज की तरह आया। आरएसएस बड़े सटल वेज में जो संदेश भेजता है और ये एक पूरा पैकेज डील है। तो ये सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए, और आरएसएस का 100th ईयर है, तो आरएसएस की जर्नी विद बीजेपी, मैं सिर्फ पावर की बात करूंगा कि जर्नी इनटू पावर किस तरह रही है, क्या रही है, वाजपेयी जी के साथ क्या थी, मोदी जी के साथ कैसी है, अडवाणी जी के साथ कैसी थी, जनसंघ के कुछ लीडर्स के साथ कैसी थी। और ये इतना बड़ा टॉपिक कवर सिर्फ रतन शारदा जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आरएसएस पे पीएचडी करी है, कई किताबें लिखी हैं आरएसएस की। 2024 के बाद आज की डेट में भी सबसे वायरल उनके व्यूज थे, ओपिनियंस थे, आर्टिकल्स थे। शायद वो उसको क्रिटिसिज्म कहे ना कहें, वो हम जानेंगे। तो रतन जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड डिस्कसिंग ये जो सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हो चुके हैं कि क्या चल रहा है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं नागपुर, क्या होना है इस मीटिंग में, क्या बीजेपी प्रेसिडेंट डिसाइड होना है, क्यों इस बारी डिसाइड में कहा जा रहा है वीटो चल रही है, लड़ाई चल रही है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। पर मैं पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आरएसएस का 100th ईयर है, कि ओवर द ईयर्स, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है किस तरह इवॉल्व किया है आरएसएस जनसंघ और आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप्स। एक करण, धन्यवाद बहुत बहुत मुझे अपने टॉक पे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि तथाकथित नॉन लेफ्ट हैंडल्स में सबसे ज़्यादा आप ही पॉपुलर है, ऐसा मुझे पता चला है। और जो जेन्युइनली पहले से नॉन लेफ्ट है, संघ के साथ है, नए नए तो कई खड़े हुए हैं जिनको अपने आप को अभी बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं वो लोग। लेकिन उसके अंदर बहुत बार मुझे लगता है कि वो एक जो समझ है, एक जो ओपन माइंड है संघ को समझने का, वो कई बार नहीं होता। छोटी छोटी बात पे अचानक फिर संघ के ऊपर लोग टिप्पणी करने लग जाते हैं, बीजेपी पे टिप्पणी करने लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है। ऐसा मानिए कि कभी किसी जमाने में संघ ये पालक था और जनसंघ उनका एक कई जैसे संस्थाएं निकली, जनसंघ भी एक उनका उनसे निकली हुई एक संस्था थी। लेकिन ओवर द ईयर, जैसे मैंने बहुत पहले किताब में अपनी कहा था कि ओवर द ईयर, जैसे हम कहते हैं भारत की भाषा में कि अगर जब बेटे का पैर पिता के शूज में आने लग जाए तो बेटा बेटा नहीं रहता, मित्र बन जाता है। तो ये तो पहले डायनेमिक हमें बीजेपी संघ के रिलेशन को समझना पड़ेगा इस तरह से। तो बाद में बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी, ऐसे क्यों जो होती हैं क्यों होती हैं। अभी जहां तक संघ का पॉलिटिक्स से संबंध है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी वेरी, जिसको कहें कि क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने सारा अपना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर ली, कांग्रेस में काम कर लिया। उनके ध्यान में है कि जो कुछ प्रॉब्लम है हिंदू समाज के साथ है, हिंदू समाज संगठित होगा, सुधरेगा और अपने आप को इकट्ठा करके राष्ट्र के प्रति समर्पित करेगा, उसके
इतिहास के लिए गौरवान्वित महसूस करेगा, जात पात में नहीं बटेगा, तो भारत सही माने में कल्चरल राष्ट्र होगा। और जो पॉलिटिकल राष्ट्र है वो तो सत्ता चलती रहेगी, अगर ये नहीं हुआ तो सत्ता बदलेगी तो भी समाज बदलेगा नहीं, और सत्ता का असर जो होगा वही होगा जो गोरे करते थे, और हमने देखा उसका परिणाम कई सालों तक। तो यहाँ से उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग किया, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और मतलब एक टोटली पॉलिटिक्स से बाहर रह के काम करना। उन्होंने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि मैं संघ के नाते नहीं, मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे करूंगा, कि सब कुछ जो कांग्रेस के झंडे के नीचे हो रहा है। और उसके बाद संघ ने भी जब भी काम किया तो अपना अलग से झंडा कभी नहीं फहरा राष्ट्र की नीतियों में। लेकिन उन्होंने जहां जहां जरूरत थी उस समय जो जो करना था 1942 और 1947 को किया। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन पहला जो जिसको कहते हैं कि ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स हुआ, जब गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में जो बैन हुआ, उस समय कई तरुण कार्यकर्ताओं को लगा। जब उनके ध्यान में आया कि ये जब बैन लगा, उस समय हमारे साथ देने वाले पॉलिटिक्स में कोई नहीं थे, इक्का दुक्का इंडिविजुअल थे, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो हमें अपनी भी संगठन की आवश्यकता है, ऐसा कई तरुणों को लगा। उस समय आरएसएस की जो एवरेज एज थी 26 साल थी, एवरेज एज। 26 साल थी। हाँ हाँ। और बहुत यूथफुल गुरुजी, ऑर्गेनाइजेशन था। बिल्कुल, और गुरुजी और उनके उनके गुरुजी की उम्र उस समय 50 के आसपास थी, 48 होगी शायद। और उसके अलावा केवल एक दो सीनियर लोग थे। और तब तरुणों को लगा, बाला साहेब देर यंग मैन ऑफ अराउंड हार्डली 26-27 ईयर्स, वो लीड कर रहे थे, एकनाथ रानडे थे। सबको लगा चलेगा नहीं, अपनी पार्टी होनी चाहिए, पर गुरुजी मान नहीं रहे थे। इनफैक्ट ये जो स्टेलमेट था बैन हटाने का, उसके अंदर एक चाल चली थी, बाला साहेब देवरस ने चिट्ठी लीक की कि हम अगर हमको नहीं बैन हटाया तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। तो कांग्रेस को लगा तो गड़बड़, अगर इनकी पार्टी बन गई तो वही तो उनको डर था। तो उन्होंने तड़ातड़ कुछ ना कुछ करके बहाने करके जो बैन नहीं उठा रहे थे वो बैन उठाया, छोटी मोटी कंडीशन जो उनकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ वगैरह। और जब दिखाने के बाद भी नखरे कर रहे थे, बाला साहब देवरस ने कहा ठीक है हम अपने इलाज से करेंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिक पॉइंट। देन केम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी बनानी है, मुझे आपके लोग चाहिए। गुरुजी तैयार नहीं थे, पर बाला साहब देवरस वगैरह जो सब थे, उनको लगा नहीं इस समय हमें पॉलिटिक्स में कुछ चाहिए। तो उस समय उनके आग्रह से गुरुजी माने। और उस समय नानाजी देशमुख, एल के अडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी भारतीय जनसंघ को दिए गए। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आरएसएस, यू नो, काइंड ऑफ वर्किंग इन द पॉलिटिक्स। उसके बाद भी गुरुजी डायरेक्टली कभी इंटरेस्ट लेते नहीं थे। 1951 के 52 के इलेक्शन हुए और भारतीय जनसंघ को मार पड़ी बहुत, तो गुरुजी उस समय तो इन्वॉल्व थे नहीं है पॉलिटिक्स में। और उन्होंने बाद में देखा कि बहुत इनकी जो मनोदशा गिर गई है, संघ के स्वयं भारतीय जनसंघ, उससे भारतीय जनसंघ और संघ वही लोग थे। वो टोपी पहन के पॉलिटिक्स में जाते थे, टोपी उतार के काली टोपी पहन के संघ में आते थे, लोग तो थे नहीं ज्यादा। तो उस समय के हालात के अंदर जब ये निराशा हुई तो डॉक्टर गुरुजी ने कहा कि तुम जो समाज का काम कर रहे हो, तुम वोट के लिए नहीं कर रहे, ध्यान में रखो। इसके लिए वोट सरकार गवर्नमेंट लोग दे ना दे उसके बारे में कभी गलत टिप्पणी मत करना। 1961 में पुणे में ये, और तब भी गुरुजी ने ये कहा कि आप समाज के लिए काम करते हो, वोट के लिए काम नहीं करते हो, तो ये धारणा से कभी भी काम मत करना। दैट वाज हिज एटीट्यूड। नॉट ओनली देर आर सो नॉन पॉलिटिकल, 1959 में, ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। जो किताब में इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग सरसंघ चालकों के, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट, आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो उसके अंदर आपको एक 1959 सॉरी आपको एक नई किताब भी लिखनी, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट टू पावर। कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो पहले मेरी किताब में और कहीं उल्लेख नहीं है, कि 1959 में जब केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी गिराने की चालें चल रही थी, कांग्रेस पार्टी, उस समय 5 जन ने स्पेशल इश्यू निकाला। देवेंद्र स्वरूप एडिटर थे। उन्होंने कहा कांग्रेस केरला स्पेशल इश्यू, उसके अंदर खुद उसके अंदर बुराइयां कम्युनिस्ट पार्टी की, कैसे गवर्नमेंट नहीं चली, गिरनी चाहिए वगैरह। तो गुरुजी को भी उन्होंने कहा आप भी विचार लिखे। गुरुजी ने उनको पत्र लिखा जो बाद में बहुत सालों बाद रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो चुनी सरकार है उसको इस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग से नहीं हटाना चाहिए। अगर आप हटाना चाहते हैं, आपको दीनदयाल जी ने और सबने विषय दिया हुआ है, मैं इसमें कोई टिप्पणी करूंगा, मेरे विचार से गलत है। और बाद में और विशेषज्ञ निकला निकला और उसके बाद गवर्नमेंट भी गिरी, लेकिन गुरुजी का इतना स्पष्ट मत था। यानी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करनी है तो भी जहां पर सही है उसको सही बताना, जहाँ गलत है उसको गलत बताना। अगर वो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते थे, जब नेपाल की बारी आई तो नेपाल में अपने जो उनका प्रवास था उसके बारे में उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट लिख के भेजी नेहरू जी के, और उसके सॉरी उस समय ये लाल बहादुर शास्त्री थे,
उनको रिपोर्ट लिख के भेजी कि किस प्रकार से, और उसके पहले भी जो विचार थे वो भी वहाँ के कांग्रेस नेताओं को, सरदार पटेल, नेहरू को लिखे, किस किस प्रकार का वहाँ इस समय हालात है, किस प्रकार से भारत ने नेपाल से संबंध रखने चाहिए। तो ये सारा उनका क्लियर था कि विरोध होगा तो भी जहां आवश्यक है वहां सरकार के साथ उनको विचार देना है, दैट इज पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स के अंतर्गत आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद में बाला साहब देवरस है जिन्होंने पहली बार सार्वजनिक आंदोलन में संघ के नाम पे उतरे, दैट वाज एंटी करप्शन मूवमेंट 1973। उन्होंने कहा मेरे भी स्वयं से को उतनी नुकसान होता है करप्शन का जितना सबको होता है, तो हम हिस्सा क्यों नहीं लेंगे। दैट वाज द बोल्डेस्ट डिसीजन टेकन बाय एनी आरएसएस चीफ टू डायरेक्टली गेट इनटू पॉलिटिकल एजिटेशन, इट वाज काइंड ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन। उसके बाद में आपको पता है 73 हुआ, 75 हुआ, भी पॉलिटिक्स में नहीं रहना है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फिर पॉलिटिक्स में पूरी तरह सत्याग्रह किए, अंडरग्राउंड मूवमेंट किए, जेल गए। 90% लोग जेल में संघ के थे। अंडरग्राउंड मूवमेंट की सारी स्पाइस संघ की थी, रज्जू भैया से लेकर सभी उसमें इन्वॉल्व थे अंडरग्राउंड। सो जब ये जेल में सब लोग थे उस समय, पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठा आना चाहिए, इस विचार को लेके पुणे के अंदर बाला साहब देवरस ने भी काफी इंटरेस्ट लिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरेस्ट लिया, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भी इंटरेस्ट लिया, और अंदर बाहर सारी खबरें पहुंचाते थे, वो तो जेल में नहीं थे, और उस पर कॉमन राय बने, उन्होंने कोशिश की। उसी समय चरण सिंह जी को इंदिरा गांधी ने रिलीज कर दिया कि इनको अगर हम अलग रखते हैं तो शायद अपोजिशन यूनिटी ना हो। तो उनको समझाने के लिए रज्जू भैया उस समय अंडरग्राउंड नेटवर्क के प्रमुख थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से संदेश पहुंचाए, लोग उनको जाके मिले और उनको मनाया कि आप इस झांसे में ना आए। तो चौधरी चरण सिंह को मनाने में भी कुछ ना कुछ उनका सलाह रही। लेकिन जब ये पार्टियां बन गई उसके बाद संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने आप को इसमें से खींच लिया। जैसे इलेक्शन के बाद हम भी कोई जनता पार्टी के उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे थे, जबकि सारा इलेक्शन हमने तरुणों ने ही लड़ा था। डर के मारे लोग जनता पार्टी के टेंट में भी नहीं आते थे, इतना डरते थे। वहां से बदलते बदलते लहर चली, सब चला, तो हम भी उसके बाद बाहर हो गए थे। उसके बाद जब ये बात चली कि खाली जनसंघ नहीं जनता पार्टी माने चाहिए, सारे संघ के जितने भी ट्रेड यूनियन है, सारे स्टूडेंट, ये सारे एक ही जगह एक ही यूनियन में चले जाने चाहिए, मर्ज होने चाहिए, वरना सो कॉल्ड डुअल लॉयल्टी का प्रश्न आएगा। तो रतन जी, लगभग जैसे आप कह रहे हैं 1973 50वां साल आ रहा था, अब 100वां साल आ रहा है जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और उसकी तो अलग ही कंट्रोवर्सी है, आएंगे, पर 50वां साल भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। पॉलिटिकली एक मूवमेंट में आरएसएस फुल स्केल इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि उस मूवमेंट का एक लार्जर कॉल जो था वो था सिंहासन खाली करो, तो सत्ता परिवर्तन था। उसके लिए आपने पर्सनल ट्रबल भी झेली, आप भी जेल गए, आपको भी इंदिरा गांधी जी की मेहमान नवाजी मिली जेल के अंदर। तो पहले तो आप जेल के अंदर आपका अनुभव क्या रहा, आपके साथियों का अनुभव क्या रहा, और दूसरा मैं आऊंगा कि संघ में भी दो पक्ष हुए होंगे कि हम पॉलिटिकल कॉल में इस तरह इन्वॉल्व हों या ना हो, तो वो अंदर चर्चा कैसी रही थी? तो पहले अपना निजी और फिर थोड़ा उस पर भी आते हैं। देखिए हमारी खासियत ये थी कि जिस कॉलेज का मैं जीएस था, मैं एक्चुअली अपनी साइंस स्ट्रीम पूरी करने का आर्ट्स में दोबारा मैं गया कॉलेज में पिताजी से परमिशन लेके। और सब लोगों ने कहा कि भाई तुम आए हो तो चलो तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हमारे जो भी वहाँ संगी लोग थे तो खड़ा कर दिया। और जीतते जीते इमरजेंसी आ गई। तो इमरजेंसी अच्छा। आ गई तो नेचुरली नेचुरली लीड करनी थी इमरजेंसी। तो वो इतने हमारा वेल ऑर्गेनाइज था, उसके अंदर लड़के लड़कियां सब थे कि हमारे यहाँ हर हफ्ते कोई एक सत्याग्रह होता था उस कॉलेज के अंदर। और कहाँ उसके कहाँ अंदर कॉलेज बड़े में थे आप? कहाँ पे थे आप कॉलेज पार्ले, में? आजकल साठे कॉलेज कहते हैं, पार्ले कॉलेज जिसको कहते थे उस समय, एयरपोर्ट के पास जहाँ मुंबई। मैं रहता था, उसी अच्छा, इलाके में। और बाद में ये अलग किस्सा है कि सब होने के बाद में, डिस्पाइट बीइंग फर्स्ट इन माय आर्ट्स के जो मेरा ईयर था उस साल का, फर्स्ट इन मुंबई, प्रिंसिपल थ्रू मी आउट सेइंग कि तुम तो भैया बड़े इनडिसिप्लिन्ड हो, तुम बड़ा ये तुम विरोध कर रहे हो सरकार का, अच्छी बात नहीं है। तो ही थ्रू मी आउट, दैट पुट मी टू जेवियर्स कॉलेज। तो इन अ वे इट वाज गुड दैट माय एंटायर learning, entire thing changed in a very different manner. So उस समय सत्याग्रह चल रहा था और सत्याग्रह की तैयारी चल रही थी, और मुझे भी जाना था। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि हम जब ये पैम्फलेट बांटा करते थे, स्क्रीन पेंट वॉल पेंटिंग किया करते थे कि प्रिजनर्स को छोड़ो और डेमोक्रेसी बहाल करो, ये सब हम रात को सुबह 3-4 बजे निकलते थे वॉल पेंटिंग के लिए, पोस्टर लगाने के लिए। और उनको तो जब नहीं हम छोड़ा, आपको ही अंदर ले लिया। हाँ, तो अब 3 2 3 दिनों को उठा लिया तो बड़ी इंक्वायरी जो करनी थी की, और बाद में हमको कोर्ट में ले गए, वो लग गई जो भी। तो जब आते थे हम लोग कोर्ट के बाहर, तो बड़े महिलाएं परिवार के लोग मिलने आते थे, खाना पीना लेके आते थे प्रिजनर्स के लिए, तो डर का माहौल नहीं था। लेकिन घर में हमारे और भी था कि
मेरे बड़े भाई साहब बहुत एक्टिव थे, तो उस समय तो सूरत जा चुके थे, लेकिन उनके ऊपर वारंट था। तो पुलिस अच्छा। आई, इंक्वायरी कर रही है, सब कर रही है। मेरे ऊपर इंक्वायरी नहीं था, मैं तो नया भोला वाला बच्चा था। तो अच्छा। उस समय इंक्वायरी भाई साहब के थी। तो उनको ढूंढने 2 दिन सर्च वारंट लिया, घर ऊपर नीचे किया। बाद में सूरत के अंदर, क्योंकि वहां भी डर का माहौल था, और ये तब तक जनता फ्रंट गवर्नमेंट गिर गई थी। तो उसके हम्म। अंदर फिर हमारी जो फैक्ट्री थी, हमारी आरएसएस की अंडरग्राउंड ऑफिस थी। तो वहां पर अच्छा। हमेशा मीटिंग्स होती थी, तो वहां भी बस गुप चुप के करना, काम करना। और वहीं पर मैं, उसके बाद 1 डेढ़ महीना मुझे वहीं रखा गया कि बम्बई के अंदर तुम पे मीसा ना लग जाए, क्योंकि काफी मेरे कारण ओ। एक और लड़के को मीसा लगा, जो कि आईआईटी का लड़का था, दोस्त था हमारा। वो बाई चांस पढ़ने आया था लाइब्रेरी में, उसको उठा के प्रिंसिपल ने कंप्लेंट कर दी। वो मीसा में हम्म चला गया। उसका बड़ा भाई पहले ही 6 महीने जेल में था, और हम्म। सत्याग्रह किया था उसने। और ये सब करते, जो ये उस समय हमारे मन में पॉलिटिकल कोई भाव नहीं था, हमारे मन में था कि डेमोक्रेसी इंस्टॉल होनी चाहिए, वापस आनी चाहिए। तो जैसे एक हमारा दोस्त था, जिसको नई नई नौकरी लगी, आई एम टॉकिंग 75, उसको 10,000 रुपए की नौकरी लगी। तो चिट्ठी लेकर आया, हमारे जो प्रमुख थे केडिया जी, उनको बोला कि देखो विमल, मेरी नौकरी लग गई है, तो क्या करना चाहिए। तो विमल जी ने पढ़ा पत्र अपॉइंटमेंट का, 10,000 की नौकरी थी। उन्होंने कहा विजय, ऐसा है कि तुम पहले बैच के हेड हो, तो अगर तुम नौकरी करने चले गए तो उसमें मनोबल लोगों का क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। मनोबल टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा अपना निर्णय है, तुम्हें अच्छा जॉब मिला है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पर्ची फाड़ के फेंक दी अपनी नौकरी की। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय, तो उसमें हम भी थे। चले गए जेल में। बाद में ये नागपुर हाईकोर्ट का एक जस्टिस ललित थे, उनका निर्णय आया कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करना ये नेचुरल है, इसके कारण हम किसी को जेल में नहीं रख सकते। उसके अंतर्गत बाद में बहुत सारे लोग छूट कर आए। तो मैं महीने भर में छूट के आ गया। लेकिन जेल का वातावरण, उसके अंदर जिस प्रकार का खान पान, बहुत ही घटिया होता है खान पान। लेकिन पर हमारी ये एक इंटरेस्टिंग हमारी बात किस्मत रहता है जी, अच्छी थी जो कि बहुत आई वॉज इन सेक्शन, दफा 302 के कैदी थे, उसमें हमारे लोग थे भाई। दफा ओ 300 के जो कैदी होते सीधा हैं, वो सीधा जेल के अंदर, वो जेल के अंदर हाईएस्ट दादे कास्ट होती है। दादे हाईएस्ट कास्ट। हैं ये ना, हम जेल। ये चीटिंग वीटिंग नहीं करते, चोरी नहीं करते, हम एकदम ब्राह्मण है इस जेल के, ऐसा उनका रुबाब होता था। तो कोई डर भी नहीं था, कुछ चोरी भी नहीं होती थी, क्योंकि सारे बड़े ईमानदार, इज्जत वाले लोग थे। तो यही हुआ ना, आपका अनुभव तो बढ़िया ही रहा, लोगों को जेल लेकिन से छुड़वाने के लिए लेकिन खुद ही जेल लेकिन पहुंच ऐसा गए। है कि लोगों ने बहुत दुख सहे। और महाराष्ट्र के इंटीरियर में, खासकर केरल, मध्य प्रदेश, जहाँ ये विद्याचरण शुक्ल एंड गैंग होती थी, दिल्ली, यूपी, यानी जितना अत्याचार हो सकता था वो अत्याचार हुआ। मतलब जो जो प्रकार हो सकते हैं, मैंने किताब में लिखे हैं। उसके अंदर लोगों को दिनों दिन नंगे रखना, उनके ऊपर मूतना, या महिलाओं को निर्वस्त्र रखना, पंखे से टांग के घुमाना, ऊपर डंडों से उल्टा रख के पीटना, सारा जो भी प्रकार हो सकता था सब किया उन्होंने। और उसका उसका आपको आपातकालिक पुस्तक है, मेरे पीछे पड़ी है, उसके अंदर डिटेल्स है। शाह कमीशन में डिटेल्स हैं। और जॉर्ज फर्नांडिस का भाई तो पागल होके जेल से बाहर आया, बेचारा पागलपन में गुजर गया। और क्यों? एक स्नेहलता, उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना उसको टॉर्चर किया बैंगलोर में, कि वो ही बिकेम अ मेंटल केस, ऑनेस्टली। एंड ही हाँ। डाइड लाइक डिप्रेस मैन। और स्नेहलता रेड्डी का ये हाल हुआ कि जेल के अंदर चिल्लाती रहती थी मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना टॉर्चर किया था। वो भी बाहर आके मेंटली डिप्रेस होकर मर गई। ये एक सारी एक रियल कहानी है। तो ऐसा नहीं कि अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन लकीली हमारे पुलिस जरा सॉफ्ट थी, हम पे अत्याचार नहीं हुए। डराने धमकाने के अलावा जब भी कुछ होता था तो हमको उठा के लॉकअप में डाल देते थे, 1 2 दिन में छोड़ देते थे। तो एक अलग ही तो किस्सा था। ये भी एक सिचुएशन है कि पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर आ गई थी, तो कहीं बिल्कुल पे बिल्कुल। अगर तो ऊपर से विशेष आदेश आए हों तो उनको तो बहुत ही कम करना। आप बिकॉज जॉर्ज एज ए फर्नांडिस एक लॉयर, बड़ा चेहरा थे, बड़ा चेहरा बन चुके थे, तो उनके परिवार को एज ए उस तरह लॉयर आप करना। जानते हो कि उस समय जो केस चले थे, जिसके अंदर वकील को पूछा जज ने कि भाई अगर कोई मारा जाता है, पुलिस मार देती है, उस पे केस हो सकता है क्या? तो उसने कहा नहीं हो सकता है, योर राइट टू लाइफ इज ऑल्सो सस्पेंडेड। और ये नहीं, बोलने की खुशी। ये बहुत फेमस केस है, जब एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यस से पूछा गया यस था मिस्टर यस। नारायण दे से कि अगर ये या नाम मैं भूल रहा हूँ समय, कि अगर वो 21 आप बोल रहे हैं सस्पेंडेड है, तो पुलिस वाला निजी खुंदक में किसी को हम्म। गोली मार दे तो क्या यस। कोई लीगल रिकोर्स नहीं है? तो ये बिल्कुल। सर एज अ मैटर ऑफ लॉ उसमें भी लीगल रिकोर्स नहीं है। हुआ था ऐसा, मतलब ऐसा हुआ कि बूढ़ा प्रोफेसर है, लंगड़ा प्रोफेसर, उसको डाल दिया, बोले जी वो रेलवे के खंभे पे चढ़ के बम डालना था ट्रेन के ऊपर। वो लंगड़ा आदमी है, उससे चढ़ा भी नहीं जाता, चलना मुश्किल है। वो जेल में पहुंच गया। ऐसे किस्से भी हुए। और बहुत डराया धमकाया गया था, मतलब कई बार जो काम करते थे उनको भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि जहां जाना था पुलिस बाहर खड़ी होती थी। ये सारे प्रकार हुए।
खैर उस सब के अंदर जो जेल में हुआ, ये ऐसा हुआ कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट से ज्यादा एंटी करप्शन मूवमेंट थी। जेल में फिर ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा आना पड़ेगा, डिक्टेटरशिप तो हटानी है। उसके अंदर जेल के अंदर पूना के अंदर बाला साहेब देवरस का भी रोल था, पार्टियों को इकट्ठा लाना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि पूना के अंदर बहुत सोशलिस्ट लोग थे। सोशलिस्ट का गढ़ है महाराष्ट्र। और बहुत बहुत आज भी है मराठी मीडिया आपकी सारी, जो आपकी वो पूरी वही हो मराठी गए, मीडिया बच्चे है। बच्चे वो बच्चे कुछ पूछा उनकी वो। तो जो हाँ, कट्टर जो थे ना, मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो संघ से घना विरोध करती थी, बिल्कुल दुश्मन की तरह, वो भी साथ में रहे। मधुलिम ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर मैं और 6 महीने रहता, मैं संघ की निक्कर पहन के बाहर आता, क्योंकि सब बातचीत करके उनको ध्यान में आया कि इनके यहाँ तो कुछ गड़बड़ होती नहीं है। खैर तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, दत्तोपंत ठेंगड़ी का रोल था, और उसके ऊपर विचार चलता था। जेल के अंदर बार डॉक्यूमेंट घूमते थे। यूपी के अंदर चौधरी चरण सिंह को छोड़ा इंदिरा गांधी ने कि ये उनके साथ नहीं जाएंगे, इनको मैं कुछ करूंगी, कुछ ना कुछ करके बाहर रखूंगी। हाँ। तो जब रज्जू भैया को पता चला कि अंडरग्राउंड मूवमेंट के प्रमुख थे, उन्होंने उनके पास लोग भेजे सिखा के कि भाई हमको ये समझाना कि कितनी बड़ी वो राजनीति कर चुके हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह के बारे में जानकार है, और किसानों के लिए काम किया है। ये सारा उनको समझा बुझा के उनको रखा अपने साथ, और जनता पार्टी बनी। अभी जनता पार्टी बनी तो नेक्स्ट स्टेप था कि सारे की सारी पार्टियां विलय क्यों नहीं हो रही। मतलब एबीवीपी भी विलय होनी चाहिए जनता पार्टी के अंदर, भारतीय मजदूर संघ भी विलय होना चाहिए, अच्छा क्योंकि सारी सब। समाजवादी पार्टी को डर था कि संघ के केडर के कारण जनता पार्टी लोग कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन लेने पड़ेंगे। तब ये जब बात चली तो बाला साहेब देरस को जब मिलने उनको बाला साहेब देरस ने बताया कि सारी ट्रेनें दिल्ली जा रही हैं, ठीक है, लेकिन सारी दिल्ली ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म से चलेंगी, आवश्यक नहीं है। जनसंघ मर्ज हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी हमारे संगठन मर्ज नहीं होंगे। बाकी जो कुछ करना है हम ये भी कहेंगे कि जनसंघ वाले संघ से आना चाहे तो आए, नहीं आना तो नहीं आना चाहे, वो हम सब सब कहेंगे। यूनिटी रहनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं रख सकते। तो वहां से फिर बाद में मोह भंग हुआ, जनता पार्टी टूटी, भारतीय जनता पार्टी बनी। सो आपको एक भारतीय बड़ा जनता रीजन ये था कि जो बोला गया डुअल मेंबरशिप, उससे पहले बैकग्राउंड में चर्चा ये थी कि जो सारे संगठन हैं वो भी जुड़ जाएं, अंदर मर्ज मर्ज कर हो जाए। जाएं। चाहे मजदूर संघ हो, चाहे बिल्कुल। एबीवीपी हो, चाहे क्योंकि कुछ भी हो, हाँ, तो तो समाजवादी टोटल पार्टी टोटल कंट्रोल टेक ठीक ओवर हो है। जाए। समाजवादी एक बड़ा लीडर है, केडर नहीं है। संघ के पास केडर है, लीडर की आवश्यकता नहीं होती, जो बोलते हैं सब करते हैं, और समय के अनुसार लीडर निकलता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क दोनों संगठन में था, इसके कारण समाजवादी पार्टी डरती थी। और सारा जो चार में चाल चली रही, डुअल मेंबरशिप पहले ही पता थी, पहले क्यों नहीं बोले। उनको सत्ता में आना था, बाद में उनको लगा बहुत हो गया, अब तो हम कर लेंगे जो करना है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। सो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल, बाला साहेब देवरस ने कहा कि अ, कोई बदला मत लो, फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो कर दिया इंदिरा जी ने कर दिया, अगर जबान कटती है तो दांत तो नहीं तोड़ते हम। ये भाषा थी उनकी। जनता पार्टी को समझाया क्या, और उसके बाद नहीं माने, इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्ट इलेक्शन लिए, पार्टी टूटी, गवर्नमेंट गिरी, वगैरह वगैरह। पर ये मुझे समझ नहीं आता रतन जी, इसको इल एडवाइज्ड एक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने वो देखा, थोड़ा ये टॉपिक से अलग है, ये संघ और वो उसका नहीं है टेक्निकली कि देखिए, इल एडवाइज्ड क्यों है। अगर कोई डिक्टेटर इमरजेंसी लगाता है तो ये आप बोल सकते हैं इट वाज इल एग्जीक्यूटेड, कि आपको जो तैयारियां या करनी थी बिल्कुल आपने वो बिल्कुल नहीं करी। एडवाइस तो मुझे बिल्कुल। नहीं लगता कि एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्यों उसका ऐसा क्यों होता है ना गलत? कि एक्शन आप लेते कैसे हो, आप उसको एक्शन को कितना पॉलिटिकली सही तरीके से लेते हो। अगर हाँ। वेंचफुल लगा तो लोग उसके बारे में अलग उनके मन में राय आएगी। उसको अभी ये है कि जब वो चल रही थी शाह कमीशन, संजय गांधी ने आके कोर्ट में खूब उठक पटक की, फर्नीचर तोड़े उनकी यूथ कांग्रेस ने, तो उसके ऊपर तो एक्शन नहीं लिया। सो व्हेन यू आर डूइंग हाफ हार्टेड वर्क, शाह कमीशन को प्रोटेक्ट करना कुछ भी करके, अगर ये दृष्टिकोण होता तो ये समस्या नहीं होती। कहीं ना कहीं सारा जो तरीका था काम करने का गलत था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये चीजों के पीछे मत पड़ो, पड़े हैं तो दे शुड हैव गॉन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आई एम सेइंग संघ संघ ओन थॉट, मैं आपको समझा रहा हूँ कि संघ का विचार कैसे होता है। दे डोंट गेट टू द पार्टी पॉलिटिक्स लेवल, इसलिए उन्होंने कहा था। उसके बाद में जो किया किया, लेकिन जब उसके बाद में फिर एक बार आप देखेंगे कि जब ये बारी आई कि भाई पॉलिटिक्स कब तक करनी, तो नानाजी देशमुख ने रिजाइन किया 60 साल की उम्र में, और वो बाहर आके उन्होंने संगठन अपना सेवा कार्य शुरू कर दिया 60 साल की उम्र में। ये भी अपने अपने उदाहरण था, वो भी संघ के स्वयंसेवक थे। तो क्या संघ का क्या पॉलिटिक, क्या रीजन रहा था कि उन्होंने 60 में, तो यंगेश एज है, क्यों रिजाइन करके निकले? क्या उसके देखिए ऐसा है पीछे कि कुछ पॉलिटिक्स चली थी या ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ओन डिसीजन था? उन्होंने किसी को बताया नहीं, उन्होंने किसी को बताया नहीं था। उन्होंने साफ कहा था कि एक उम्र तक हम पॉलिटिक्स करें, बाद में समाज के काम में लगे। वो डिड नॉट लीव पब्लिक लाइफ, ही वॉज इन पब्लिक लाइफ बट इनटू सेवा कार्य। तो उनका सोच था।
बाकी लोगों को नहीं ध्यान में। रतन जी, नाना जी ने रिटायर कर दिया, आज कोई रिटायर करता नहीं, पर जब ये पहली बारी पावर में आए तो बीजेपी के पास, प्रीवियस वर्जन के पास, दो मंत्रालय थे उसके अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। तो जब सत्ता पहली बारी राष्ट्रीय स्तर पे हाथ में आई तो क्या संघ में और वाजपेयी जी, अडवाणी जी में किसी विषय को लेके, पर्सनल ना भी हो, किसी सब्जेक्ट को लेके पहली बारी कॉन्फ्रंटेशन या फिर एक कंट्रोवर्सी हुई कि किस तरह मंत्रालय को चलना चाहिए? इश्करण बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समय दोनों के पास ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी जिसके अंदर किसी प्रकार से संघ का जो प्राइम जो विषय रहता है, स्वदेशी का विषय या शिक्षा का विषय या संस्कृति का विषय, वो तो उनके पास थे नहीं। और अडवाणी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, एंड भी मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने जो प्रेस फ्रीडम के लिए काम किया था, सभी ने उसको सराहा था। उसके बाद अमेंडमेंट जो लाए थे उसके अंदर उनका हाथ था, वो भी सबने सराहा था। वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी में बात की थी यूएनओ में, और विश्व बंधुत्व की बात पहली बार वाजपेयी जी ने की थी। इसके कारण सभी तरफ अच्छा ही वातावरण था। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग एक और कंफ्रंटेशन था जो 1984 में बीजेपी 1980 में बीजेपी बनी, और पहला जो अधिवेशन है उसके अंदर गांधी सोशलिज्म ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, ये उन्होंने घोषित किया। ये तो 1980 में करीब, ना, जब जब हाँ बीजेपी जी, हाँ बनी थी, जी, अब पहले प्रेसिडेंट हाँ जी, हाँ वाजपेयी जी, जी थे। जिन हाँ ऑडियंसेस को जी, नहीं पता तो हाँ 80 पे हम आ रहे हैं क्योंकि जहां से बीजेपी का जन्म हुआ, आज 100वां साल आरएसएस का है। तो उस जन्म के बर्थ पैंग्स क्या थे, पहले थोड़ा वो बताइए, फिर कन्फ्रंटेशन आएगी। गांधीयन सोशलिज्म वाज अ बर्थ पैंग कि भाई जन्म हो रहा है नई पार्टी का, उसकी क्या विचारधारा होगी, और संघ के लिए विचारधारा इंपॉर्टेंट थी, तो विचारधारा पे क्या डिस्कशन हुई? देखिए, ये जो बात लोग नहीं समझते कि संघ बियॉन्ड अ पॉइंट कभी भी इंटरफियर नहीं करता है किसी के अपने किसी भी संगठन के अंदर। उसी तरह बीजेपी के अंदर जो नई बीजेपी बनी थी, एंड वाजपेयी जी वाज अ डीप पेन, सेज वी हैव बर्न्ट आवर ब्रिजेस एंड वी आर नाउ आस्क्ड टू गो आउट एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और उस भावना के साथ में बड़े दुखी मन से उन्होंने बीजेपी की स्थापना की। और उस समय उन दोनों के मन में आया होगा कि अभी हम इतने लोगों को साथ में लिए, हमारे साथ ओल्ड कांग्रेस के लोग भी हैं, कुछ विषय आए होंगे, उन्होंने डिसाइड किया गांधी सोशलिज्म विल बी आवर लाइन। और उसके कारण उस अधिवेशन के अंदर विजय सिंधिया जो बड़ी पावरफुल नेता थी उस समय की, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया इस बात को लेके उसी मंच के ऊपर। कोई इसमें आरएसएस मंच पे नहीं था, बीजेपी के अंदर उन्होंने ही बातचीत क्रिटिसाइज हुई। किया कि मंच के ऊपर, मंच के ऊपर गांधीयन सोशलिज्म को लेके जब अडॉप्ट कर रहे ये थे। क्या चीज है, उन्होंने कहा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हमारा विचार रहा है दीनदयाल उपाध्याय का, उसको हाँ। छोड़ के नई बात आप क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और नहीं नहीं, जब ये बताइए बात बताइए, बढ़ी, थोड़ा सा आप बताइए कि वैचारिक बात जानना जरूरी है। जो लोग कहते हैं हाँ तो बीजेपी में इसलिए, डेमोक्रेसी नहीं है, कि हाँ एक वाजपेयी जी एंड आई प्रिज्यूम अडवाणी जी एक पक्ष पे होंगे हाँ उस जी, समय, तो क्या अडवाणी कंट्रोवर्सी जी, थी जब? देखिए अडवाणी जी और अटल जी की खासियत थी कि दोनों के स्वभाव और दोनों की सोच में बहुत फर्क था, लेकिन दोनों ने हमेशा मिलकर काम किया। और जो होते थे आपसी विचार बातचीत से जो होते थे उसको दूर करते थे, लेकिन बिल्कुल जोड़ी की तरह उन्होंने काम किया, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक सबक है कि आपके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन अंतिम लक्ष्य आपका एक है, आपका उद्देश्य है, तो आप मिलकर काम कर सकते हैं। उसमें एक आदर्श का उदाहरण ये भी था। और उसके बाद में जब ये क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसिज्म संघ तक भी पहुंचा, तो कई लोगों ने बड़े पीड़ित होकर बाला साहब देवरस को कहा कि क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, ये गांधी सोशलिज्म क्या है, हमारे विचार कहाँ गए, वगैरह वगैरह। और ये जब बात हुई तो बाला साहब देवरस की सजैसिटी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा देखो, हमने अपने स्वयंसेवकों को राजनीति में भेजा है, हमको उन पे विश्वास है, सालों साल उन्होंने काम किया है, हम उनको अपना काम करने दें, हम बीच में क्यों पड़े। तो उनको पता है सही क्या, उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, तो वी शुड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उनका नेक्स्ट सेंटेंस था कि लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व की ओर मुड़ेगी। अब ये कहने का आप देखिए कि 1986 में राम मंदिर का इशू गर्म होता है, और अडवाणी जी पूरी रूप से पालनपुर का अधिवेशन के अंदर रेजोल्यूशन लाते हैं कि राम मंदिर राष्ट्र की आस्था का विषय है, रथ यात्रा निकालते हैं। और सडनली जो बीजेपी 2 सीटों पे थी, सडनली राष्ट्रीय चेयर के ऊपर सेंटर स्टेज में आती है। नहीं, इतनी रतन जी, मैं थोड़ा आपसे ज्यादा इलाबोरेशन से चाहूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट हम्म, कर रहा हूं, बट मैं थोड़ा इलाबोरेशन चाहूंगा क्योंकि आपने कहा कि विजयराजे सिंधिया जी के व्यूज अलग थे, तो इफेक्टिवली वो जिस भी बैकग्राउंड से थी, फैमिली से थी, पर वो ज्यादा हिंदुत्व चाह रही थी, ज्यादा कंजर्वेटिव थी, या ज्यादा संघ की तरफ थी, कंजर्वेटिव रॉन्ग वर्ड, पर हम इजी लैंग्वेज के लिए यूज कर लेते हैं। तो वो ज्यादा संघ की उस समय आइडियोलॉजी के क्लोज रहना चाह रही थी,
वर्सेस जो न्यू गांधीयन सोशलिज्म आ रही थी। क्या मैं उसको सही तरह समझ रहा नहीं नहीं हूँ? देखिए उनकी कमिटमेंट थी, वो जेल में रही, उनका बेटा तो उस समय माधवराव सिंधिया पे ऑल डू रिस्पेक्ट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन दैट he came out of Jansang and joined Congress, maybe fearing the reprisal, maybe fearing the persecution, etc. Rajmata ने नहीं किया. She was in the jail for all the time. She was mistreated. She didn't ever complain. She also headed Vishnu Parishad later. So her ideology was never in, was very very commitment and nothing to do with मौसम की कोई बात है, अभी कौन नेता है, इसके कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट थी आइडियोलॉजी पे थी। और उस आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको लगा कि शायद ये कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, नए शब्द खेल रहे हैं, लोगों को हजम होंगे कि नहीं होंगे, जो सालों से जनसंघ से जुड़े हुए थे, ये उनके मन में था। इसलिए उन्होंने कहा, और भी लोग थे उस समय उस पर्टिकुलर अधिवेशन में, लेकिन सबसे बड़ा नाम मैं आपको बताया। और उसके बाद बाला साहेब देवरस की प्रतिक्रिया बताई। उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ, आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदुत्व से जुड़ गई, राम मंदिर से जुड़ गई, और उसका पुनरुदय 84, शुरू हुआ। एक बारी 84 यस, भी कवर कर लीजिए कि संघ ने फिर कितना सपोर्ट किया बीजेपी को 84 बिफोर हम 86 एंड अडवाणी नहीं जी पे आते हैं। देखिए 84 बहुत ही जिसको कह सकते हैं कैटालिस्मिक ऐसा साल था, बहुत एक बदलाव का और बहुत एक कठिन साल था, जिसके अंदर इंदिरा जी का खून होता है, उनका असैसिनेशन होता है, खालिस्तान का विषय बहुत गर्म है, और सिखों के विरुद्ध एक नरसंहार चलता है, जिसके अंदर कांग्रेस इन्वॉल्व है, और सारी जो सिंपैथी है वो राजीव गांधी के साथ है। और सिंपैथी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनसंघ ने इसके बारे में खुल के कभी बोला नहीं कि भाई ये एंटी सिख कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और उन्होंने संघ ने, बीजेपी ने सिखों को संभालने के लिए बहुत मेहनत की, घरों में संभाला, उनके रिहेबिलिटेशन का प्रयत्न किया, वो एक इतिहास का विषय है। और 84 और इवन खालिस्तान मूवमेंट में पूरा समय सरकार के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ खड़ी रही। ऐसे कार्यकर्ताओं को मिला जिन्होंने जान अपनी जोखिम में डाल के उस समय काम किया, और कभी पॉलिटिक्स में नहीं दे। जय किशन जी, मुझे नाम याद आता है, अब गुजर गए, जिन्होंने पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के लिए बहुत काम किया। सरेआम भिंडरावाला को उन्होंने धमकियां दी, उनको ललकारा, और हिंदू सिख अलग नहीं हो सकते नारा दिया। ये सारा होते हुए नेचुरली जो उस समय गुस्सा था हिंदुओं का और सारे समाज का, वो सारे का सारा वोट, सिंपैथी वोट, ये राजीव गांधी जी को गया। और मैं कह सकता हूँ इस बात को अपने विश्वास के साथ, क्योंकि मैं बैठा था टीवी के आगे, और राजीव गांधी का हैंडसम चेहरा, सूर्यास्त के समय सिर पे टोपी और एकदम ऐसा सीरियस चेहरा, और वो अग्नि दे रहे हैं माँ को। मैंने कहा ये इलेक्शन तो राजीव गांधी को गया। ये मैंने उस समय टीवी के आगे बैठे बैठे कहा था। मैं तो कोई पॉलिटिक्स में था नहीं उस समय भी, लेकिन ये ऐसा सब स्पष्ट दिख रहा था। उस समय सारी युक्तियां, सारी चीजें फेल हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चल सकता था, और इसके कारण वो जीत हुई। और क्योंकि इन्होंने, बीजेपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो कि सिखों के इस विरुद्ध जो गुस्सा था उसको और भड़काने वाली बात नहीं की। और वो जो बात थी वो भी उनके विरुद्ध गई, क्योंकि उसमें सारा जो सिंपैथी थी वो राजीव गांधी के साथ थी, और समा उस समय देश में वातावरण था कि ये बहुत बड़ा बलिदान हुआ और सिखों ने गलत किया, और जो सिखों की बात करेगा उसके बारे में कोई सिंपैथी लोगों थी नहीं उस समय। उसमें पीआर मशीनरी लगी होगी कांग्रेस की, लोगों के मन की भावना की, सब कुछ था। और नहीं, इंदिरा जी ने आर्टिकल्स जो भी भी कहते हैं किया उस किया। जमाने में, आर्टिकल्स भी छपे थे जहां पे सुधारों को हाँ टारगेट किया जा रहा था, हाँ, पूरा बिल्कुल बिल्कुल। प्रोपेगेंडा मशीनरी चल लेकिन रही क्या थी वो सोशल मीडिया नहीं था जस्टिफाई उस करने समय। के लिए। और उस समय जिन्होंने देखा, मेरी पत्नी दिल्ली में, तो उस समय उसका मायका वहां पर है, उसने अपनी आंखों के सामने लेकर लोग जा रहे हैं, घरों को अटैक कर रहे हैं, टीवी और सामान उठा उठा के जा रहे हैं, भयंकर लूटपाट थी। तो उस वातावरण के अंदर बीजेपी की कुछ नहीं चली। एक तो नई नई पार्टी बनी थी और वातावरण ऐसा था, और उसकी कुछ नहीं चली, और उसको उसका बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद में हिंदुत्व की और बीजेपी फिर मुड़ी। उसके बाद में उसका तो उभार चलता ही है, और हमने उसके बाद का इतिहास बहुत लोगों को पता ही है कि ये अडवाणी जी का रथ रोकने का बहुत बड़ा श्रेय लालू ने लिया। उसका नुकसान लालू को आगे जगह भुगतना पड़ा, और बीजेपी को उसका भी लाभ ही हुआ। जिसने हिंदुत्व का विरोध किया, धीरे धीरे सबका नुकसान होता गया, सभी हारते गए, और बीजेपी की शक्ति बढ़ती गई। और ये उस समय का हाल था। तो जो बाला साहेब देवरस ने कहा, जो गुरु जी ने कहा, आप देखेंगे देयर इज कंटिन्यूटी, कि पॉलिटिक्स में गए लेकिन पॉलिटिक्स के बाहर रहे, जहां विषय था सलाह दी, जहां नहीं था बिल्कुल दी नहीं। मैंने पिछले उत्तर में मैंने कहा था कि बाला साहेब देवरस ने कहा कि दिल्ली सबको जाना है, पर सारी ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म से नहीं पहुंचेंगी। इस प्रकार का स्पष्ट विचार था। और उन्होंने बीजेपी को इसके लिए टोका नहीं कि तुम ये मत करो, वो मत करो। उन्होंने कहा अगर ये होना है तो होना है, मैं कोशिश करूंगा स्प्लिट ना हो।
हालांकि उसमें उनको कई बातें सुननी पड़ी कार्यकर्ताओं से कि क्यों आपको जरूरी है कि ना टूटे, अगर अपमान करते हैं जनसंघ वालों का कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज द नेक्स्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट। जो एक और उसके बाद में 1996 में बीजेपी का बिल्कुल सत्ता के पास आना शुरू हुआ, 98 में सत्ता आई। उस समय पहला जो पब्लिक जो स्पैट था, जिसके हम कह सकते हैं कि थोड़ा खुलकर, सुदर्शन जी की एक खासियत थी कि बहुत तीव्र बुद्धिमान थे और बहुत हाई इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और बहुत ही ज्यादा उनकी रीडिंग और राइटिंग, उनका उनका जो कमिटमेंट था स्वदेशी को, वो अनवेवरिंग था। रूरल डेवलपमेंट का अनवेवरिंग था। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, उसके ऊपर वो बौद्धिक उनके चलते रहते थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा था, 1990s की बात है, मुझे याद है, बौद्धिक में था, उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंदो की कुछ गिनती उन्होंने गिन के बताई थी कि 2011 में काल चक्र परिवर्तन होगा और हिंदुत्व भारत पे नहीं सारे विश्व के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा, बहुत बड़ा युग परिवर्तन होगा। इतना ही नहीं कहा था उन्होंने, तो 2011 से लेकर जब संधि काल होता है उस समय एक ऐसा क्योटिक समय आता है जबकि लगता है कुछ भी आगे दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और विद्रोह है, दंगे हैं, कुछ जिसको कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी है। ऐसा भी होगा लेकिन अंत में उदय होगा हिंदुत्व का और भारत एक उत्तम राष्ट्र विश्व में बनेगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी और ये आप देखेंगे तो डेट्स लगभग मिलती जुलती, इतना उनका कहरा सोच थी। तो जब ये हुआ नहीं, तो उन्होंने जब ये 98 तो में गवर्नमेंट नहीं जी बताना, 98 में जब गवर्नमेंट बोली, आपने कहा कंट्रोवर्सी आई, आप बताने भी जा रहे हैं, पर मैं उससे पहले बताता हूँ। कैबिनेट फॉर्मेशन होनी थी। कैबिनेट फॉर्मेशन में ऑफिशियल डिनायल तो हमेशा ही होता है, संघ का कोई रोल ही नहीं, हमें बताई नहीं कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा, पर कहा जाता है उस समय कि फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे एक वीटो लग गया था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह को नहीं बना सकते हैं। और काफी देर वो बने नहीं, बाद में बने। तो ये क्या पूरा प्रकरण था, किस तरह वीटो लगता है, क्या किस तरह ब्लॉकिंग होती है, किस तरह कन्विंस किया जाता है या मैनेज किया जाता है? तो मेरे ख्याल से तो पहली कंट्रोवर्सी जो कैबिनेट फॉर्मेशन पे जाके हुई थी, क्योंकि जब पहली बार सत्ता में आए थे तब वाजपेयी जी अडवाणी जी दोनों नेचुरल चॉइसेस थे, प्राइम मिनिस्टर अपना नहीं था, दोनों गवर्नमेंट में आ गए। पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को प्लेस करना होता है। देखिए, इसमें एक और मैं बात बताऊंगा कि जब अडवाणी जी ने वाजपेयी जी को घोषित किया प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार, उस समय अडवाणी जी नंबर 1 थे पॉलिटिकल सीन के ऊपर, सबसे पावरफुल नेता, सबसे पॉपुलर नेता। हालांकि वाजपेयी जी का अपने एक स्टांस था, लेकिन उस समय वाजपेयी जी अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुझे तो कोई पूछता नहीं है वगैरह, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट उस समय आई थी। लेकिन वो पॉपुलर थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। तो अडवाणी जी को लगा कि बियॉन्ड दिस पॉइंट आई कैन नॉट एक्चुअली गेट मोर वोट्स फॉर द पार्टी बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, एंड वी नीड वाजपेयी जी बैक इन द एक्शन। तो उन्होंने यूनिलैटरली डिक्लेयर किया कि अटल जी ये बीजेपी को लीड करेंगे। इसमें संजय का कोई हाथ नहीं था। दिस वाज क्लियरली अ डिसीजन बाय अडवाणी जी, वो डिसाइडेड थी कि इट्स राइट टाइम फॉर अटल जी टू कम बैक टू फुल एक्शन इन द इलेक्शंस। तो ये उनका एक अपना स्टांस था। जहां तक ये, जैसे मैंने कहा कि सुदर्शन जी का स्वदेशी के बारे में, डिसेंट्रलाइज पावर के बारे में क्लियर स्टांस था। संगत के सरसंघ के जनक जनरल इतना खुल के बोलते नहीं, पर सुदर्शन जी की आदत ही खुल के बोलते थे। इस बारे में नहीं तो हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में, मुस्लिम रिफॉर्म्स के बारे में, चर्च के साथ बातचीत, मुस्लिम्स के साथ बातचीत, मुस्लिम राष्ट्र मंच का शुरू होना, ये सारा सुदर्शन जी के समय हुआ था। तो उन्होंने सबने विचार व्यक्त किए। मुझे नहीं पता कि विचार व्यक्त होने के कारण वो ब्लॉक हुए जसवंत सिंह, या सबको उस समय तो ऐसा था कि पहली बार सत्ता आई थी, हर व्यक्ति की बात सुननी थी, तो सुदर्शन जी की भी सुनी होगी। लेकिन उसके बाद में जो हुआ था कि स्वदेशी के ऊपर अगर आग्रह हो रहा है और स्वदेशी सुन नहीं रहे, डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत शंकाएं थी। उस समय कैसा इकोनॉमिकली एक बहुत डावाडोल परिस्थिति थी और फाइनेंस की परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी उस समय, अगर आप देखें इकोनॉमी की। उस समय सुदर्शन जी ने अपने विचार रखे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने गवर्नमेंट को टोकना या गवर्नमेंट के बारे में विरुद्ध बोलना ऐसा हुआ नहीं। उस समय की कहानी है कि एक पुस्तक थी जो मोदी जी के जो मेंटर थे लक्ष्मण इनामदार, उनकी किताब ट्रांसलेशन रिलीज होनी थी और उसके अंदर अटल जी भी थे और मोहन राव भागवत को जाना था जो सरकार सेवा थे। सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे, दैट मीन्स सीनियर तो मोहन जी। लेकिन सुदर्शन जी पहुंच गए वहां पर, उनका हाथ पे भी प्लास्टर था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था और वो थे वहां। तो सबने लिखना शुरू कर दिया कि रेप्रोचमेंट शुरू हुई है और सुदर्शन जी इतने सीनियर होते हुए मोहन जी के जो आए हैं, सो देयर इज सम रेप्रोचमेंट, देयर इज सम मीटिंग। ना तो अटल जी और सुदर्शन जी की अलग से मीटिंग हुई थी, मेरी किताब में उसका उल्लेख है। और साथ ही इतना ही नहीं, तो उसका कारण ये था कि मोहन जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उनका 10वां दिन जो बनाना था तो आ नहीं सकते थे। सुदर्शन जी ने वेरी ग्रेशियसली, दो है सीनियर टू मोहन जी, ही वेंट देयर, सो देयर इज नो इश्यू ईगो एट ऑल।
एक और खासियत जो सुदर्शन जी की थी, उनका अपना कोई ईगो नहीं था, विचार रखते स्पष्ट रूप से, ईगो कभी नहीं होता था। तो ही वेंट टू दैट प्रोग्राम डिस्पाइट knowing people will make all kind of comments. He never met Vajpayee जी separately, और जो पब्लिकली मिले हुई बात हुई सबको पता है। तो लेकिन उस समय तूल बड़ा दिया गया था, उन्होंने ये भी कहा था कि एक उम्र के बाद में लोगों ने रिटायर हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स से और काम करना चाहिए समाज का, इसको बहुत तूल दिया गया। लेकिन पर ये ये तो कहते थे कि डायरेक्ट है संघ, रतन जी, पर रतन जी इन सेंस ये डायरेक्ट है क्योंकि वाजपेयी जी की एक पर्टिकुलर उम्र थी, अडवाणी जी की भी एक उम्र थी, तो ये तो एक काइंड ऑफ उस समय लोगों ने डायरेक्ट ही माना था। और एक गोविंदाचार्य नहीं जी उस की समय भी एक स्टेटमेंट थी, तो सारी स्टेटमेंट्स उसी नहीं गवर्नमेंट के अंदर ही देखिए, चल रही थी ना। उस समय ये लोग 75 पार नहीं थे ना, वाजपेयी जी ना अडवाणी जी। 1996 की आप बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल उनको उनका कहना था कि सीनियर होने के नाते हमने यंग लोगों को चांस देना चाहिए था कि नहीं सोचा है। और ये उन्होंने केवल कहा नहीं, संघ में शुरू से है कि एक उम्र के बाद में जब प्रचारक को लगता है कि अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ फुल एक्टिविटी के साथ, वो रिटायर हो जाता है। सर संचालक ऑनवर्ड्स, बाला साहब देवरस रिटायर हो गए थे, बाद में रज्जू भैया रिटायर हो गए थे, सुदर्शन जी भी रिटायर है जब उनको लगा मेमोरी का भी दिक्कत हो रही है। he had got affected by I think Aizal Amar, और वो रिटायर हो गए थे, अल्जाइमर्स। उनको मेमोरी उनकी डाउन हो गई थी और वो रिटायर हो गए थे। उसके अंदर कई किस्से भी आए, यहाँ बैठे थे वहां बैठे थे, क्योंकि उनको आखिर तक ये था कि मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन उनको पता था मैं कर नहीं पाता हूँ। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि भाई जो भी लगता है कि समय के बाद में पॉलिटिशियन से समाज में काम करना चाहिए, जो कि नाना जी ने करके दिखाया था। देयर इज नो मैलिस इन इट, लेकिन ये सब बातें हुई है, मान्य करनी पड़ेगी। लेकिन इतना खुल के उनका स्वभाव था, इसलिए खुल के बोले। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर ईगो होता तो अटल जी के प्रोग्राम में ना जाते, गए वो, और उन्होंने बिना बोले कि मैं क्यों आया हूँ अपना मिलके वहां से चले गए, जबकि कारण मैंने आपको बताया अभी जो है। तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो एडवाइस जहाँ देनी है एडवाइस देते हैं, जहां उनको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा वो बताते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट संघ इंटरफेयर करके अपनी पॉलिसी जबरदस्ती मनवाता, ऐसा कभी हुआ नहीं। इवन मोदी जी के समय नहीं हुआ है। मैं मोदी जी पे आऊंगा क्योंकि मैं पहली बारी पावर की बात कर रहा हूँ जिसपे आप कह रहे हैं कि वगैरह वगैरह के अंदर के शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री पे वीटो हो, शायद देश की बात की हो। पर अडवाणी जी जब नहीं, प्रेसिडेंट थे। जैसे मैंने कहा सलाह दी, अभी सलाह मानना नहीं माना अटल जी की बारी थी। अटल जी हैड अ वेरी नैक of finding out solutions of very complex issues by his slide pushing, taking people along, वो सब मानते हैं। एनडीए जो 6 साल चली, उसमें अटल जी की डिप्लोमेटिक स्किल का बहुत बड़ा हाथ था। उनको लगा होगा कि मान लेना अच्छी बात है, कह रहे हैं तो उन्होंने मान लिया होगा, वीटो इसको नहीं कह सकते। पर रतन जी एक प्रेशर भी तो था कि उस समय तक कहा था कि राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगा, और पहली सरकार आई। अब इसको दो तरह दे सकते हैं, कोलेशन कंपल्शन है। पर जनता ने कोलेशन कंपल्शन ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की अच्छी तरह लिए करप्शन को लेकर, वो कहते थे कोलेशन करप्शन है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं क्या करूं। ना जनता ने 2004 में वाजपेयी जी के कोलेशन कंपल्शन बहुत अच्छी तरह लिए कि कोर इशू में तो आई कांट थिंक ऑफ कोई बड़ा कोर इशू रिजॉल्व हुआ हो, जो भी 4-5 कोर इश्यूज की बात होती थी। तो उसका तो प्रेशर आता ही होगा संघ से, क्योंकि पहली नहीं बार हम देखिए, पावर में आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि संघ को पता था, बीजेपी ने स्पष्ट किया था, एनडीए जी का कॉमन एजेंडा बना, तो उनको 3 कंटेंशियस इश्यू छोड़ने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, और तीसरा जो आपने कहा ये राम मंदिर राम का। मंदिर। क्योंकि उस समय अगर गवर्नमेंट चलानी है, और जिस शर्तों पे अपोजिशन उस समय कह रही थी वाजपेयी जी को, वो मानना पड़ा। और संघ ने कभी इस विषय में, आप याद कर लीजिए, 1998 से 2004 तक कभी भी संघ का एक भी नेगेटिव कमेंट इस बारे में नहीं आया। वी ऑल न्यू तीनों सब्जेक्ट्स पे। कि कंपल्शन है फॉर द टाइमिंग बैक बर्नर पे, सबको पता था, हमको ही पता था। और गवर्नमेंट रहनी चाहिए, चलनी चाहिए, ये भी पता था। सो व्हेन यू आर इन पावर फॉर द फर्स्ट टाइम विद फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ लीडिंग पार्टी एंड यू वांट टू डू सो मच, देन सर्टेन थिंग्स हैव टू बी केप्ट ऑन द बैक बर्नर। सभी को क्लियर है, कभी भी संघ के किसी भी व्यक्ति ने उसकी आलोचना नहीं की। अटल जी इसलिए नहीं हारे कि 3 चीजें उन्होंने नहीं की, क्योंकि संघ के सभी लोगों ने पूरा साथ दिया था। ये सवाल था कि उस समय जो कॉम्प्लेक्सेंसी हो गई, जो कुछ गलत अंदाजे हो गए, और जैसे 2024 की आप बात करेंगे आगे जाके कि बीजेपी को नाम तो जीत ही जाएंगे, इतना अच्छा अटल जी ने काम किया है, जो ग्राउंड के ऊपर जो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और 1-2% का जो फर्क पड़ा, उसकी बहुत बड़ी कीमत बीजेपी को उठानी पड़ी। इसके लिए वो जो हुआ उस समय का, उसका कारण कई थे, लेकिन आई कैन नॉट से कि 3 चीजें रोकी थी इसके लिए उनके वोट कम हुए। वोट जो कम हुए नहीं, कॉम्प्लेक्सेंसी के कारण हुए, और कम्युनिकेशन की जो काम किया उन्होंने, जो आज तक इसका असर दिखता है, वो लोगों को समझा नहीं पाए।
क्या ये भी कोई अब और रीजन मांगते हैं जो सर संचालक ने उस समय कहा था, क्योंकि जब मैं वीडियोस देखते हैं हम, वी वर ऑल ऑब्वियसली वेरी यंग 2004 में, कि एक सर्टन एज के बाद उतना विग्रस कैंपेन नहीं था वाजपेयी जी का जितना विग्रस एक प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन होना चाहिए, जितना इंटेंस होना चाहिए। हेल्थ इश्यूज, नी प्रॉब्लम, जो भी रीजन रहे हो, तो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, क्योंकि इंडिया क्रिज्मेटिक चेहरे के लिए वोट करता है, संगठन के लिए भी करता है, बट मेजोरिटी तभी आई कि अडवाणी जी को भी वाजपेयी जी को आगे करना पड़ा, बीजेपी को डिसाइड करना पड़ा मोदी जी आगे होंगे, कांग्रेस तो चलती ही चेहरे पे थी जब चलती थी। तो क्या वो वेरी सीनियर पर्सन नॉट रिटायरिंग एंड नॉट एबल टू विग्रसली कैंपेन, आपको लगता है वो भी एक फैक्टर रहा था इसके अंदर, या क्या फैक्टर्स रहे थे 2004 के मैंने डिबैकल के बताया पीछे? आपको, जो मुझे उस समय के हिसाब से जो याद आता है, मुख्य कारण यही रहा था कि एकदम अलग एक राजनीति अटल जी ने की। उसको कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो भी साथी थे, हम जैसे लोग भी थे, वो शायद सफल नहीं हुए। और जो उसके कारण जो एक फायदा होना चाहिए था उस पर्टिकुलर काम का, वो नहीं हो पाया। और आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं था, तब भी सीटें कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की थी। ये तो कोलिशन जो होते हैं एंटी बीजेपी, उसके कारण वो चली गई गवर्नमेंट। इतना नहीं, लॉस पर नहीं हुआ था जितना सीटों का बहुत लॉस लॉस हुआ। था। 180 से आप 125 130 पे आ सीटों जाएं के तो। अगर आप वोट से देखेंगे तो उससे ज्यादा उतना लॉस नहीं था, लेकिन मेजर जैसे मैंने कहा हुआ तो हुआ, लॉस तो जो होना था हो ही गया। लेकिन उसमें मुख्य कारण था कि लगा इतना अच्छा काम किया है। इवन मार्केटिंग जो थी, वो मार्केटिंग इतनी एलीट टाइप की थी जो नीचे तक पहुंची नहीं। हम भी देखते हैं, सोचते थे कि जब इस तरह की बातें कर रहे हो, हम मन में सोचते थे, हम देखते उस समय स्ट्रेटेजी की बातें नहीं सोच पाते थे कि भाई इन्होंने जो कर रहे हैं आम आदमी को क्या फायदा मिला, इसके बजाय जो सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहे हैं, क्या नीचे तक तबके तक गई होंगी क्या? ऐसा भी हो सकता है कि नीचे के तबके को लगा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, कि हमको तो कुछ दिख नहीं रहा। सो मे बी इट वाज टू मिडिल क्लास ओरिएंटेड द कैंपेन इटसेल्फ। और अटल जी का तो देखिए, हमको तो कभी अटल जी में कोई दिखा नहीं कमी, या उन्होंने तो कैंपेन कम किया, हम तो पूरे ही मतलब सारे हम लोग तो उस समय अटल जी के फैन होते ही थे, हमको लगा नहीं ऐसा। हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन टू दैट लेवल कि क्या उनकी कैंपेनिंग कम थी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। मार्केटिंग जो अप्रोच थी, आज की भाषा में कहें तो शायद उसमें कुछ कमी रह गई। और ग्राउंड पे डेफिनेटली एक जो होता है एक विश्वास की हमने इतना काम किया है, पक्का आएंगे, प्लस जो मीडिया हवा भर देता है कि वो सब बढ़िया बढ़िया जी, सब जी। जीतने वाले ही हैं। हो गया फिर। डिफिकल्ट टू स्पीक ट्रुथ टू पावर, जो भी सत्ता में है। इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूनिक मानता हूं कि गुजरात में भी और यहाँ पे भी फीडबैक मैकेनिज्म, जो भी रीजन हो के लेते रहे, कि सत्ता में बहुत डिफिकल्ट बन जाता है थोड़े से भी पावरफुल लोगों का, प्रधानमंत्री हो सीएम तो सकता है, छोड़िए, देखिए हो सकता फीडबैक है उस समय जो मैकेनिज्म प्रॉब्लम था। जो भी पहली बार मार्केटिंग एजेंसी यूज की होगी, प्रमोद महाजन जी बड़े मॉडर्न जमाने के व्यक्ति थे, सबसे पहले मोबाइल का उपयोग उन्होंने किया, सबसे पहले मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मेथड का उन्होंने यूज किया। 1984 के अधिवेशन उनकी जीत मानी जाती है इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। शायद उन्होंने मॉडर्न एलिमेंट के हिसाब से मार्केटिंग एजेंसी जो चुनी होगी, वो बीजेपी के साथ अलाइन नहीं होगी थिंकिंग में। ये भी हो सकता है कि क्या विषय रखना चाहिए। उसमें तो बीजेपी संघ का तो उसमें कोई हाथ ना थे कि आप मार्केटिंग या आप एडवर्टाइजमेंट है जो भी कर रहे हैं, वो क्या आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। So sometimes you feel a little uncomfortable when you talk of the high-end achievements and you don't talk of the people at the lower rung who got benefited. जो 2024 में भी लोगों को लगा कि शायद हम पहुंचा नहीं पाए। लेकिन मैंने एक बार और भी पहले कहा था कि जो मोदी जी ने एक ऑल्टरनेटिव वोट बैंक खड़ा किया है गरीबों के लिए काम करके, और जो चाहे घर हो टॉयलेट हो जिसको लोग समझ नहीं पाए, और वो डिलीवर हुआ, वो वोट मोदी जी का नहीं हिला, इसके लिए मोदी जी को लोग हिला नहीं पाए। वरना सुपरफिशियल लेवल पे जो सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, सो दैट इज अ मस्ट दैट अ लॉयल वोट बैंक हु रियलाइजेस कि ही इज द पर्सन इज डिलीवरिंग, ये लोगों तक पता होता है, तो बाद में ऊपर की हवा असर नहीं करती। वरना 240 क्या 200 के नीचे रह जाते हैं। वो जो सॉलिड वोट बैंक बना मोदी जी का गरीबों के लिए काम करने का, वो शायद उस समय नहीं बन पाया। क्योंकि जो क्या होता है, विजनरी प्रोग्राम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बैंकिंग, आपके रिफॉर्म्स वगैरह, वो नीचे के तबके तक तो पहुंचते हैं इकोनॉमिकली वीयर सेक्शन के पास, उसका भी नुकसान हुआ। उस पे तो देखो आज भी कन्हैया कुमार भी बिहार में बोलता है कि रोड्स बनेगी तो पानी चोरी करने आ रहे हैं, इंडस्ट्री बनेगी तो पानी, और बिकता है कई चीजें ऐसी।
मुझे याद है, कोई आ रहा था, मुझे कहानी सुना था कि बिहार में फ्लड्स आए तो वो कहता है, लालू प्रसाद यादव जी ने बोला, देखो गंगा मैया तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। अभी क्या ही लॉजिक है कि तुमने, और या कांग्रेस के जमाने में बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ कि भैया चाइना को कन, सहूलियत हो जाएगी नीचे आने के लिए। मतलब अगर ऐसे ऐसे आप वियर्ड लॉजिक देंगे नहीं, कन्हैया ने तो कन्हैया ने जो बोला लालू बोल चुके थे। लालू ने क्या कहा बोल। था जब वाजपेयी के समय कि ये सारी हाँ। सड़कें बन रही है, चिकनी चिकनी सड़कें बड़ी बड़ी, मेरे तो अमीरों के लिए है, गरीबों को क्या फायदा इसका। गरीब कहाँ जाता है सड़कों के ऊपर। और भूल गए कि उसके बाद में जीडीपी में वृद्धि हुई, उसके बाद में जो, फॉर एग्जांपल टाटा के जो एस होते थे, यू रिमेम्बर हम्म, एस, टाटा एस, जो पहला वन टनर हम्म, जो आया था वैन, उसकी हम्म, भयंकर सेल हुई क्योंकि रोड बन गए। आपके गांव में रोड बन गए, शहरों तक रोड बन गए, मंडी तक सामान जाने लग गया। वो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इतनी सिंपल इकोनॉमिक्स अगर नहीं आती तो नहीं, वो क्या करेंगे अभी। देखिए, नक्सल बेसिकली एंटी डेवलपमेंट होते हैं। नक्सल को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, रोड आएगा तो रोड तोड़ देंगे, स्कूल में जाते हैं स्कूल तोड़ देंगे, बच्चों को रेलवे मारने लाइन के। तोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, वो जो अंधेरे में फंसा हुआ गरीब जो तबका है, वो उनका हथियार है। अगर वो जाग गया, अगर उसको सहूलियत मिल गई तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। सो दैट इज वाई वेरी टफ टू डू डेवलपमेंट वर्क इन दोज एरियाज। हो रहा है, उसका असर भी देख रहे हैं, नक्सलवाद भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हो ही रहा है। और पूरा यूएस रेल रोड से बना था। जब रेल रोड कंपनीज आई, प्राइवेट बिल्कुल। आई, उन्होंने वेस्टर्न फ्रंटियर को जोड़ा, न्यूयॉर्क को जोड़ा, मिडवेस्ट को जोड़ा। वही हर जगह जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो आपका। नहीं, कैनेडी का फेमस सेंटेंस है ना कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज दे हैव गॉट वंडरफुल हाईवेज। अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज हाईवेज आर वंडरफुल, दैट्स व्हाई अमेरिका इज ग्रेट। इट इज नॉट द ट्रू। अदर वे अराउंड। हाईवे ट्रू। बनते हैं तो देश ग्रेट बनता है। आप देखिए, जैसे जैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो ग्रोथ हो रही है कॉमर्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, आपके सामने है। ऐसे ही नहीं होता है, यानी अगर आप पहुंचा ही नहीं पाते माल अपना, बिहार का ले लीजिए, लीची पेरिशेबल कमोडिटी है, वो समय में नहीं पहुंचेगी तो कैसे बेचोगे आप मखाने की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, अगर वो पहुंचेगी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, तो बेचोगे क्या। अभी कन्हैया को गरीब लोग ही चाहिए, उसको जो या खेती भी ना हो, खेती करके सामान बाहर कैसे पहुंचेगा। जो मंडियों का विरोध हुआ तो वो भी इसीलिए था, लेफ्ट का विरोध। वो चाहते ही नहीं कि ये मार्केट सारा खुले भारत का, बाहर तक जाए। क्योंकि जब तक किसान ये सारी मंडियों के कब्जे में है, जो मंडियां पॉलिटिशियन के कब्जे में है, तब तक ये उनके लिए बड़ा आसान होता है। हाँ, कैप्टिव वोट बैंक बने हुए हैं इनके, और उसको बिल्कुल बिल्कुल तोड़ना मुश्किल है बिल्कुल। ये। पर रतन जी, प्रेसिडेंट पे आते हैं, क्योंकि इस बार भी प्रेसिडेंट डिसाइड होना है बीजेपी का। तो मुझे याद आता है अडवाणी जी का रेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी उस समय, क्योंकि वाजपेयी जी उस समय। आज आप सारी खोदा खोदी में लगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोला आपने। मौका मिला आपसे। अब आपके पास इतना माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इतनी माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हमें ऑडियंसेस के लिए माइनिंग करनी चाहिए। मेरी भी बहुत चीजों में नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि जो जो बातें बता रहे हैं हमारे से बहुत पहले की हैं ये, फ्रैंकली। 14 के बाद मैंने है, वी कि कैन बी मोर एक इन्वॉल्व। एक मैं आपको पर सुदर्शन जी की मजेदार बात बताता हूँ। उनको सारा हाँ, एक एनवायरनमेंट वगैरह का बहुत उनको चिंता रहती थी। तो एक हम्म, बार केरल में सैर कर रहे थे रोड के ऊपर, सुबह तो देखा हम्म, बहुत प्लास्टिक जगह जगह पड़ा है। उन्होंने कहा ओमन हम्म, चंडी को फोन लगा। ओमन चंडी चीफ मिनिस्टर था। उसको बोला, भाई यार तुम इतनी सब प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो और इतना कचरा फैल रहा है, इसको इकट्ठा करके इसको डीजल में कन्वर्ट क्यों नहीं करते। उस समय डीजल में कन्वर्ट करने की कुछ थियरीज वगैरह आई थी, एक्सपेरिमेंट भी, तो उनको सारी थियरी समझाई, सारे एक्सपेरिमेंट समझाए। और उनको बोला ऐसा कुछ काम करो जो एनवायरनमेंट भी खराब ना हो और हम्म, प्लास्टिक रीयूज हो। अब ये हम्म, सोचो, संघ का आदमी कम्युनिस्ट पार्टी के, ओमन चंडी कम्युनिस्ट के नहीं, कांग्रेस है शायद, उनको हम्म, समझा रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ बाई पार्टीजन फीलिंग दैट आर लीडर्स है, कि वो उसको भी बताने को तैयार है, वो किसी भी से बात करने को तैयार है। जब अर्थक्वेक आए तो पूरा उन्होंने प्लानिंग कमीशन के व्यक्ति को समझाया कि सारा जो हाइड्रोथर्मल पावर सारी जमीन के अंदर, जिसके कारण ये अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसको कैसे तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ही पर वॉज अ टेलीकॉम गोल्ड मेडलिस्ट। रतन जी, ऑन लाइटर साइड अभी भी तो बाई पार्टीजन है, जो पसंद है उसे ले ही आते ये तो बीजेपी की बात है, देखिए। संघ में अब ना, एडवाइस क्या देनी है, अब तो सीधा ही ले आते हैं। एक ऐसा है ना, संघ में तो कोई डायरेक्ट आ नहीं सकता उसको, तो जब तक अपनी उसकी हाँ, तैयारी है कि सारे हाँ, पुल अपने चला दे, और बाद में वो लेफ्ट सारी लॉबी के द्वारा बाइकआउट हो जाए, कैंसिल हो जाए, वो हिम्मत करता है संघ में आने की। बीजेपी तो ठीक है, खुला दरवाजा है, बढ़ती कॉर्पोरेट कंपनी, हर बंदा मर्जर और उसमें जा रहा है, तो मर्जर बीजेपी के पास एक्विजिशन, तो वो हॉस्टाइल टेक बीजेपी ओवर सब हो रहा है। वो पॉलिटिकल इशू है। संघ में कोई अपनी अपनी वो जो आता है, वो अपनी, जिसको बोल सकते हैं पूरा कैरियर दांव पे लगा कर आता है। जो आते हैं उनको नुकसान ही होता है, फायदा बहुत कम होता है। अभी अभी परसों की घटना है, 23 मार्च को दिल्ली की टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल था, सोनू निगम के कॉन्सर्ट में पत्थर पड़े। ठीक है, वो न्यूज दब गया पूरा, मैंने आज ही ट्वीट किया, आप देखना।
अभी क्यों दब गया? अगर विशाल दल्ला नहीं होता तो दबता क्या? बवाल मच गया था। नेशनल न्यूज, भाई सोनू नेशनल निगम ने न्यूज। खुद को संगीत डिक्लेयर कर दिया। अब बेचारे की कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मुझे कुणाल कामरा इशू पे इतनी हंसी आती है, देखो आई एम अ कंप्लीट फ्री स्पीच, मुझे लगता है कुणाल कामरा पे एक एफआईआर नहीं बनती है, मेरा ये निजी व्यू है। बट मुझे हंसी ये आती है कि वो जो स्टूडियो था उसका ओनर कंगना रनौत के समय उखाड़ दिया, ट्वीट कर रहा है। खुद है ना? लोग कह रहे हैं ट्रैक्टर दे रहा है संजय राउत के साथ, फोटो खिंचा रहा है। तो जब आप कहने को अब आज न्यूट्रल बन गए हैं ना, आज आप न्यूट्रल कह रहे हैं, उस समय आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इवन दो आप क्रिएटिव स्पेस में, इवन दो आप आर्टिस्टिक स्पेस में, इवन दो आप कॉमेडियन है, आपको फ्री स्पीच के लिए खड़ा होना चाहिए। पर उस समय कुणाल कामरा भी और जो ये स्टूडियो है वो भी, कंगना रनौत का घर टूटा तो खुशी मना रहे हैं। तो भाई कर्म तो है ही है, लाइफ तो साइकिल है ही है। नहीं, आप अब याद आप करिए बोल ना, दीजिए। आप और मैं टीवी पे होते थे, याद है अर्णब गोस्वामी के जब इन्होंने हैरेस करना शुरू अरेस्ट किया किया था, था? यस 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 यस। अरेस्ट किया, हैरेस किया, देवर लाफिंग, देवर सेइंग पागल हो जाएगा ये, लेट हिम हम्म गो मैड। दैट हम्म वाज द कमेंट मेड अ मिनिस्टर। आप हम्म सोचो क्या थिंकिंग है। आज ये हम्म सिखाते प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। मुझे कुणाल या काबरा का बहुत ही हाई लेवल का बंदा ही नहीं लगा। बहुत ही लो क्वालिटी का इसका ह्यूमर होता है, बहुत लो क्वालिटी की इसकी सारी चीजें होती है। अभी ठीक है, उनको ये मिला हुआ मोहरा, वो सर तो मोरा भी यूज नहीं कर है, रहे देखो हैं। कई कई हद तक ना ये ओवर रिएक्शन ही ऐसे लोगों को हीरो बनाता है। देखिए जिनका जेन्युइनली धंधा है उनसे गलती हो वो सॉरी बोल के अपने वर्क पे फोकस करते हैं। गलती इंसान से हो सकती है, ठीक है, मेरिट्स में घुसे बिना किसी से भी गलती हो सकती है, तो वो सॉरी बोलता है, बोलता है भैया मेरा तो धंधा चल रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मैंने एक्सट्रीम कुछ कर दिया, आई विल गेट बैक टू वर्क। उसका कोई काम ही नहीं है, उस पे आप आपको याद ओवर है रिएक्ट। एबीसीडी होता था एक, याद है आपको? एबीसीडी, वो हाँ। एक तो कौन तो भी हैवी ड्यूटी बंदा था, एबीसीडी बिफोर नहीं था, आपने ओवरवेट। बोला, हाँ, कोई होता समझ गया मैं, वो उसकी ऑल भी इंडिया, डिबेट चली थी। ए आई बी, ए आई बी, ए आई हाँ, बी। वो हम यूज नहीं कर सकते वर्ड, वो तो वो बंदे को, वो भी डिबेट में मेरे साथ में था। उसकी मैंने इतनी उतारी, मैंने कहा भैया तुमको जो करना है वो अपने माँ बाप के सामने कर सकते हो तो कर लो, हम तो नहीं करते। तो अगर आपको लगता है यही संस्कृति, आप चला लो अपनी संस्कृति। लेकिन अब परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, आप सोचोगे कोई कोई डिसेंसी होती है? आप कहोगे ये सब हम तो ये तो नेचुरल है, हम सबके सामने ड्राइंग रूम में करेंगे, तो आपकी इच्छा है। ही हैड नो आंसर्स टू नहीं, दैट। उससे भी बड़ा और खत्म हो डेंजर क्या गया। है? आज वो खत्म हो गया, कहीं नहीं थे ना आपको। नहीं पर कुणाल का उससे भी भी यही होगा। नहीं, कामरा का नहीं होगा क्योंकि उसका कोई और करियर ही नहीं है उसका। मेरे हिसाब से वो एक सेइंग होती है कि अगर आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करें तो वो चीज और वायरल हो जाती है। कुणाल कामरा का अगर ये रिएक्शन नहीं होता, और ये शुरू हुई थी यूएस के अंदर, वो एक स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं, बार बार स्ट्राइसेंड के घर की ना सैटेलाइट से फोटो ले ली, नया नया इंटरनेट था, किसी ने चढ़ा दिया, 500 लोगों ने देखा था। बार बार स्ट्राइसेंड कोर्ट चलेगी कि मैं इतनी बड़ी सिंगर हूं, मेरे प्राइवेसी इशू है, घर में कोई घुस जाएगा। उसने जिस दिन केस डाला उस दिन 5 लाख लोगों ने, जब लोगों के पास नेट ही नहीं था, वो फोटो देख ली। तो ये कुणाल कामरा को तो अपने आप ही ओवर रिएक्ट करके चाहिए, फेमस करते हैं मेरे चाहिए। हिसाब से तो। उसको तो चाहिए ही, खैर, आप रिएक्ट कर रहे उस हैं पे उसको फेमस कर रहे हैं। उस पे का टाइम वेस्ट करना छोड़िए। हाँ ठीक बोल देना। सही है। अच्छा मैं क्या कहता था कि आप अडवाणी जी की माइनिंग करने लगे थे इशू की, आप उससे कहां से काम चले गए। तो ये जो प्रेसिडेंट था उसके अंदर रिजाइन करवाना, भाजपा में से तो कोई करवा नहीं सकता था, सबके मेंटर थे वो उस समय। तो क्या हुआ, किस तरह संघ ने कन्वे किया कि अडवाणी जी को रिजाइन करना पड़ा? जिनको नहीं वो पता तो पूरा प्रकरण देखिए, बता दीजिए, पूरा फैक्ट ऐसा बता होता है दीजिए ना कि जिनको नहीं पता। ऐसा है कि अडवाणी जी का उस समय एडवाइजर था सुधींद्र कुलकर्णी, हम्म हार्डकोर कम्युनिस्ट। बड़ी होशियारी से उसने एंट्री ली, पहले वाजपेयी जी का एडवाइजर बना, फिर वो अडवाणी जी का एडवाइजर बना। बने कहना चाहिए, मैं भी उनकी इज्जत करता था कि इस जमाने, बना नहीं कहूंगा, बने कहूंगा। वेरी गुड इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड वेरी वंडरफुल पर्सन। ही गॉट इनटू बीजेपी। वो बीजेपी में घुसने का उनका मौका मिला, जो राम मंदिर था, जो हम्म राम मंदिर की यात्रा निकाली थी अडवाणी जी, उस समय हम्म उनका प्रभाव देख के सुधींद्र कुलकर्णी जी एकदम हिल गए और उन्होंने अपनी एंट्री बीजेपी में लेने की शुरुआत की। और ही गॉट इनटू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अडवाणी जी, वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी के अस्त के बाद में अडवाणी जी के साथ लग गए। तो जब वो पाकिस्तान गए थे उस समय, पिछला इलेक्शन हारा हुआ था उन्होंने, और पाकिस्तान गए थे और वहां पर जिन्ना की, उनको लगा होगा एडवाइजर को कि जिन्ना की कब्र पे जाएंगे तो शायद उसका कुछ अच्छा फॉल आउट होगा मुस्लिम समाज में, भारत में, जो भी सोचा होगा। वी डोंट इवन नो कि अडवाणी जितना डीप थिंकर उन्होंने कैसे सोचा होगा, बिकॉज अडवाणी जी हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी फाइन थिंकर।
इन ऑल हिज कैरियर आई हैव नेवर फाउंड वन पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी किसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के तोड़ के प्रस्तुत कर सकता हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। वेरी वेरी मेजर्ड पर्सन। उनको कुछ लगा होगा, उनको जो सही लगा होगा, जैसे मैंने 1980 का उदाहरण दिया, उस समय उनको लगा होगा कि ये करना उचित है उस समय, लेकिन बीजेपी का उस समय कोई उदय का समय नहीं था, उस समय इंट्रोस्पेक्शन का समय चल रहा था 2004 के बाद का। उन्होंने हम्म, किया, वहां पर उन्होंने कुछ अपनी भावना प्रकट की कि जिन्ना हम्म, ये सेक्युलर आदमी था, जो कि उसने अपने पहले और बाद में कम्युनल बना, और उसने अपने पहले भाषण में कहा था पाकिस्तान में कि मेरे देश में इस्लामिक गणराज्य है तो भी मेरे देश के अंदर सभी धर्मों को पालन करने की पूरी छूट होगी, किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ऐसा उस समय सेक्युलर पाकिस्तान में बनाना चाहता था। उस भाव को प्रकट करने के लिए दोस्ती को उन्होंने वाक्य लिखा। वो वाक्य बिल्कुल ब्लो आउट हो गया, होना ही था। कहीं तो भी उनकी उसमें समझने में कुछ एक उनका जो अंदाजा था, एक इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन, वहीं कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया और वो बिल्कुल उल्टा पड़ा। उसके कारण बाद में जो बीजेपी के अंदर जो भी रिएक्शन था और जो संघ के अंदर भी रिएक्शन था, ओवरऑल कर देखिए, चैनल्स तो हमेशा खुले होते हैं संघ बीजेपी के और हर संस्थाओं के आपस में, उससे बातचीत हुई होगी। अडवाणी जी को लगा होगा कि इस समय जो गुस्सा आ रहा है लोगों को भाजपा पे, उसका असर भाजपा पे ना हो तो मेरा रिजाइन करना अच्छा है, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया गुस्सा और रिजाइन किया। मतलब उनके इतने लंबे जीवन काल में जहां कहीं आप कोई गलती नहीं निकाल सकते उनके किसी बयान की, उनकी पॉलिसीज की, वो व्यक्ति जो बीजेपी को 0 और 2 सीट से लेकर गवर्नमेंट बनाने तक लेके आया। जीवन में हर व्यक्ति कभी ऐसा ब्लंडर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा नहीं था, उसके बाद में भी संघों को गुस्सा था। और बीजेपी में उथल पुथल बहुत हुई थी उसके बाद में कि ये कैसे बोल दिया अडवाणी जी ने, क्योंकि बीजेपी प्लान की शुरू से रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध एक हम्म, बहुत कड़क एकदम रेजोल्यूट एक एक्शन लो, शुरू से रही है उनकी धारणा उस समय। हम्म। हुआ एक जीवन में उनके अंदर ऐसी घटना हो गई, नहीं, लेकिन मैं तो संघ ने कभी संघ। उसको बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा अडवाणी जी को उसके बारे में कभी सुनाया नहीं। नहीं तो अडवाणी जी 2009 में लीड कैसे करते? 2009 में अडवाणी जी ने लीड किया और संघ के बिना थोड़ी, क्यों संघ ने कहा होगा तभी तो लीड किया होगा, क्योंकि रिजाइन कर चुके थे। ऐसा नहीं है, होता है जीवन में कभी ऐसे, कभी ना कोई मिसकैलकुलेशन होते हैं। जब एडवाइजर्स जैसे हो तो उस समय थोड़ा सा भी टिल्ट आता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नहीं, माय अडवाणी जी से इतने लंबे करियर में जो हुआ नहीं हुआ पब्लिक रिकॉर्ड है। मैं संघ का रोल जान रहा था आपसे कि जब संघ ने अपनी तरफ से मैसेज पहुंचाया तो अडवाणी जी हैड टू स्टेप डाउन। जो जी मीडिया जी। परसेप्शन है उसको हम जिस भाषा में बोले, उसके बाद गडकरी जी प्रेसिडेंट बनते हैं जो दिल्ली सर्कल से नहीं थे, उसमें भी कहते हैं संघ का एक डिसाइसिव रोल था। वो सब बातें इसलिए रेलेवेंट हो रही हैं क्योंकि मैं आज के टॉपिक पे आ रहा हूँ, 30 मार्च पे आ रहा हूँ, जो होने जा रहा है कि बीजेपी के नए प्रेसिडेंट को लेके और पिछले प्रेसिडेंट की एक 2024 चुनाव के दौरान जो मैंने बोला फेमस लाइन थी जिसपे बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि अब हमें संघ की उतनी जरूरत नहीं है, और उसके बाद रिजल्ट भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। तो पहले तो क्या आपके अनुसार संघ ने उस पर कम काम किया और जितना एफर्ट मारना चाहिए था उस स्टेटमेंट के बाद शायद उतना एफर्ट नहीं मारा, या आपको लगता है ये रिजल्ट उस समय तक इतना लेट था, इरिस्पेक्टिव था? क्या रीजन रहे स्टेटमेंट के, संघ ने उसको कैसे लिया? थोड़ा मैं इस पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं उस बारे में जो कहना था कह चुका हूँ, मुझे दोबारा वो नई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी। ना मैं इतना महान व्यक्ति हूँ कि मैं क्या ये क्लेम करूं कि मेरे कारण कुछ संघ और बीजेपी के विचार में फर्क पड़ा। जो एक आम कार्यकर्ता की भावना थी उस समय मैंने कहा उस आर्टिकल के अंदर, और मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा जो आपने कहा हमारे मन में भी था, आपने कह दिया हमारी तरफ से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संघ के लोग भी थे, बीजेपी के लोग थे और अच्छे टॉप तक के लेवल के भी लोग थे। तो इसके लिए वो तो कहानी इतिहास हो गया, उसका असर भी हमने देखा, सुधार भी देखा। तो इसके कारण इस चीज़ को कोई तूल देने का फायदा नहीं है। सभी, जैसे मैंने कहा, मिसकैलकुलेशन होता है, मिसकैलकुलेशन हुआ, लेकिन 2004 की तरह लकीली बीजेपी गिरी नहीं, संभल गई, और उसके कारण उनको ध्यान में आया कहीं गड़बड़ हुई है और उन्होंने उसका सुधार किया। बीजेपी के जो स्ट्रीट लेवल कार्यकर्ता थे उनको पता चला कि भी स्ट्रीट लेवल पे काम करना पड़ता है, सोशल मीडिया में अंगूठे दिखा के और रीट्वीट करके काम नहीं होता, पोस्टर बना के काम नहीं होता है सोशल मीडिया पे, ये उनको भी ध्यान में है। और संघ के लोगों ने साथ में लिया। और मेरा उसमें इतना ही कंटेंशन था कि संघ का व्यक्ति काम करेगा कैसे अगर कोई उसको बोलेगा नहीं आओ काम करें, या संघ बोलेगा मैं बोलता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मुझे काम करना, बताओ आप कैंडिडेट का है, और सामने से जवाब नहीं आएगा, तो उसमें संघ की गलती तो है नहीं। संघ जो करता है वही हर बार करता है, मतदाताओं को जगाना, उनको बोलना कि वोट दो वोट दो, यही हमारा काम होता है, हर बार होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे उस समय की बात को कि ये जो वातावरण बना, इसके जब ये फेज 3 में वातावरण बना, जब पता चला कि कांग्रेस पूरा झूठा न्यूज फैलाकर लोगों को फुसला रही है,
मैंने यहाँ तक सुना कि प्रेम्बल के पेज को लेके जगह घर घर में लोगों को बांटा गया। वो जो यूट्यूबर है उसका वीडियो रथ बना के गांव गांव में घुमाया गया, तो वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं चला। तो कहीं तो कुछ गलती हो गई। जैसे ही वो गलती, मैंने उसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा था कि जैसे ही गलती दूर होगी, कांग्रेस ने जितने वोट लेने थे ले चुके, यानी सारे 99% मुस्लिम वोट चले गए, माइनॉरिटी वोट चले गए, SC ST वोट टूट गए, जिसके कारण बहुत सारी सीटों से इलाकों में गई बीजेपी की। और वो बीजेपी को काम इतना ही करना है कि ये जो झूठ है उसको बताना कि झूठ कैसे था, हम क्या काम कर रहे हैं, और बीजेपी के 2 से 3% वोट भी बाकी आ गए तो बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस के लिए और वोट बढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये मैंने उस समय कहा था। उसका असर आप देख रहे हैं उसके बाद के इलेक्शंस में। तो ये तो सीधी सारे सामने कैलकुलेशन दिख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा आया कि एक झटका लगा, लेकिन सौभाग्य से वो झटका इतना था कि संभल गए, तो एक अच्छी बात हुई नहीं, है। वो संभलना और ये हरियाणा, जो उसके अंदर हरियाणा इलेक्शन बहुत क्रूशल था तो जहां बीजेपी ने मुझे ये हरियाणा। मुझे ये जो आर्टिकल की शुरू जो मैंने लिखा था उसका कारण ये था कि उस दिन मैं टीवी पे था, तो हम्म। अडम गोस्वामी ने कह दिया कि RSS ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया, तब मेरा माथा ठनका कि कहाँ जाने वाला है। मैंने उससे में टोक कर कहा था, RSS ने जो काम करना था, हजारों मीटिंगें करनी थी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 1,30,000, बंबई में 50,000 मीटिंग, छोटी छोटी तो मैं सुन चुका हूँ, फिगर्स की रिपोर्ट की। तो अब कैसे कहते काम नहीं किया, गड़बड़ कहीं और हुई है। तो ये मैंने कहा झूठ प्रचार के कारण हुई है, ये मैंने तब से बोला, इसलिए मैंने आर्टिकल की शुरुआत यहाँ से की थी कि जो झूठा प्रचार चल रहा है कि संघ ने काम नहीं किया, ये पहले मुझे रोकना है। और बाद में जो नड्डा जी ने बोला उसके बारे में, मैंने हर इंटरव्यू में कहा कि नड्डा जी ने बोला वो गलत नहीं था, क्योंकि मैं अपनी किताबों में लिख चुका हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है संघ का, आगे चल के अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, अपने प्रचारक, फुल टाइमर, सब कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करता है। शुरुआत में केवल संघ सपोर्ट करता है, जैसे जनसंघ को किया शुरू में सपोर्ट, बाद में अडवाणी जी है, उन्होंने कहा प्रचारक दो मुझे वापस, हो कोई प्रचारक और गए उस समय। वरना ये सिलसिला अपने आप, संगठन बड़ा होता है तो अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को संघ की क्या जरूरत है, और संघ के बीजेपी के अपने केडर है। हम तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में सिस्टर और ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। और ये जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो वो दोस्त और भाई का रिश्ता हो जाता है, ये सारा सच है। लेकिन जिस समय कहा, और जो एक डिप्लोमेटिक फिनिश चाहिए कि जरूरत नहीं है लेकिन हम हमेशा मिलकर काम करते हैं, एक वाक्य की कमी थी और वो हुई। लेकिन अभी वो अध्यक्ष हैं, बोलते समय कहीं वो ध्यान में नहीं आया होगा उसको। बाद में आजकल तो अपना व्यू कैसे बनता है, आपके ईश्वरन भंडारी का ट्विटर देखा, उसके ऊपर एक वाक्य देखा, हमने कहा वो ईश्वर भंडारी ये कह रहा है, नीचे क्या पढ़ा कोई पढ़ेगा नहीं। आपके क्लिप में से मेरा एक वाक्य उठाएंगे, बोलेंगे रतन फिर आप फिर गर्जा बीजेपी के ऊपर, बोल सकते हैं। तो आज के हाँ नहीं, जमाने वो में तो पढ़ने का पेशेंस नहीं है। वो आप छोटी क्लिप देखकर, छोटी वीडियो देख के डिसीजन लेते हो। जो आम कार्यकर्ता सड़क पे काम कर रहा था संघ का, बीजेपी का, उसके मन में तो एक वाक्य गया ना। वो हमारे तरह अपने घर में बैठ के विचार करके रखने वाले लोग तो नहीं है। वो काम कर रहे हैं, अपना दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो सडनली सुनता है कि अरे हमारी जरूरत नहीं है, उतना ही वाक्य पढ़ा, उसमें असर हुआ होगा कार्यकर्ता के ऊपर, मैं नहीं जानता। लेकिन उससे अधिक असर जो था नेगेटिव कैंपेन का हुआ था, जो फेक थी पूरी। वो तो कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेन, और अब आने वाले टाइम्स पे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ना जाने किस किस तरह के नेगेटिव कैंपेन्स आएंगे, क्योंकि अब पता ही नहीं चल सकता कि चेहरा आपका है, आवाज आपकी है या नहीं है। 29 चुनाव उस तरह से मेरे हिसाब से बहुत 20, 30, आपको 50% आपको एआई आउट पे ऑफ चलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ। आउट ऑफ एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे मेरी पत्नी देख रही थी, अजय सॉरी ये इंडिया टीवी के रजत शर्मा किसी दवाई की बखान कर रहे हैं, और बाद में देवी शेट्टी आके हिंदी में हम्म। उस दवाई की बखान कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये पूरा फेक है। कैन यू हम्म। इमेजिन कि इंडिया टीवी स्क्रीन है, रजत शर्मा हिंदी में पूरी दवाई समझा रहा है, और देवी शेट्टी हिंदी में उस दवाई का बखान कर रहे हैं, वो चल रहा है वो। नोबडी और कैन ये मेक आउट ऑफ इट। मुझे मुझे पता है कि रजत शर्मा का पूरी आवाज नहीं है, ये AI से जनरेटेड आवाज है। मुझे पता है देवी शेट्टी हिंदी ऐसे बोल ही नहीं सकते। और ये जो दवाई का देवी शेट्टी का लेना देना नहीं है, वो करते हार्ट का काम, और ये बात कर रहे हैं कुछ तो भी बात चल रही थी कुछ, कोई इन्फेक्शन की ब्रेन की, अभी ऐसे भी चल रहा है, तो सब चलेगा नहीं, ही। बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे ही फैमिली से बहुत लोगों का व्हाट्सएप पे आता है। मैं तो अपने सर्कल में फ्रेंड्स का बता रहा हूँ, कोई बड़ी अजीब अजीब बात, मैंने कहा यार तुम्हारी थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसी बात कोई किसी बिजनेसमैन का दे देंगे 500 रुपए का, वो फंड मांग के कुछ शुरू कर रहा है। मैंने कहा भाई 500 रुपए का तुमसे इन्वेस्टमेंट मांगेगा वो। मुकेश एंड अंबानी पीपल का आया बिलीव था। इट।
मैं वही बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े में 500 रुपए मांगेगा वो तुमसे इन्वेस्ट करने के लिए, यही काम रह गया है। बट अब हो रहा है तो पॉलिटिकली भी इसका अभी तक कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं आया, पर मैं कल को हैरान नहीं होऊंगा अगर किसी बहुत बड़े नेता का कि मुंह से कुछ भी बुलवा दे। इट इज नहीं अ, भी अमित शाह का तो मिसकोट किया ना उन्होंने। वो तो किया ही है, वो तो किया 2024 ही है। अमित शाह का उपयोग किया उन्होंने बहुत गलत। हाँ, ये बहुत और उस स्ट्रॉन्ग तरह एक्शन जा। होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। तो रतन जी, अब जब ये मीटिंग हो रही है, नागपुर जा रहे हैं, तो 11वें साल में क्यों? पहला ही मैं आपसे सवाल लूं, पहले साल नहीं, 5वें नहीं, 10वें नहीं, 11वें साल में आने का क्या विशेष आपके हिसाब से रीजन है? सिंस क्योंकि आपने कॉन स्पेकुलेशन इस पे बहुत ज्यादा हो रही है, हर तरफ हो रही है। देखिए, आपने इतनी खोदाखादी की, आर्कियोलॉजी की तरह कारीगरों से काम किया, मुझे ये बताइए कि 1998 से लेकर आज तक कितनी बार आरएसएस सरसंघ चालक और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज शेयर किए? याद राम करिए। मंदिर का मुझे याद आता है, वो तो राम मंदिर मैं स्टेज नहीं राम था क्या मंदिर वो? का था, राम हाँ, वो मंदिर का था, स्टेज राम नहीं था, मंदिर का था। वो उसके अलावा स्टेज नहीं बताइए था। मुझे। मैं और 98 से कह रहा हूँ मैं, हम्म, 98 ऑनवर्ड्स, जब हम्म, बीजेपी सत्ता में थी, जब दोबारा सत्ता है, इस सारे सालों में कितनी हम्म। बार प्राइम मिनिस्टर ने सेट की है सरसंघ चालक सीट? वो तो पूजा थी, उसको छोड़ दीजिए, नहीं किए। हाँ, रेयर वही है केसेस भाई। होते हैं। हम्म, जैसे जब बुक रिलीज हुई है जिसके सुदर्शन जी का मैंने जिक्र किया, उस हम्म, समय सुदर्शन जी ऑडियंस में बैठे थे हम्म, और पीएम ने बुक रिलीज की थी, हम्म, और वहां उन्होंने दोनों ने भाषण नहीं दिया था मिलके। सो इतना ही नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं दिमाग में भी आया था मेरे, जब बता रहा था मैं। इसी तरह का एक अपीयरेंस का केस था, मैं भी दिमाग से निकल गया, याद आता तो बताता हूँ मैं। कि हाँ, रज्जू भैया जब सरसंघ चालक थे, उनके बहुत सारे चेले थे, वो हेड ऑफ द हम्म, डिपार्टमेंट थे, हजारों बच्चे पढ़ाए थे, उनको नाम के साथ याद रहता था, वो चाहे वॉचमैन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे प्रोफेसर हो, उनकी एक एक हरकतें याद होती थी कि उस समय तुम तुतलाते थे, उस समय भी तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे घर का क्या हाल है। ऐसे एक तो बहुत बहुत ही ग्रैंड हम्म, मेमोरी और बहुत ग्रैंड नॉलेज वाले आदमी थे। जब वो एक बार वहाँ इलाहाबाद की तरफ आए, जहाँ उनका प्रयाग विश्वविद्यालय कहलाता है, वहां पर वो जहाँ पर पढ़ाते थे, तो एक हम्म, उनका स्टूडेंट बोला कि वो स्वयं सेवक था, उसने कहा कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। उस समय वीसी था। तो रज्जू भाई ने जवाब ही नहीं दिया। जब उन्होंने पता किया कहाँ आ रहे, तो उन्होंने बोला कि रज्जू भाई बोले बाद में बताएंगे। उसके बाद उन्होंने उसको फोन किया, देखो तुम वीसी हो, तुमको मेरे से मिलना अच्छी बात नहीं है, तुमने मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हो, तो मुझे मिलना नहीं आना, इसके लिए मैंने कहा था स्टेशन पे जाते रहते मुझे मिल लेना। फिर एक घटना हुई जिसके अंदर एक मिनिस्टर बन चुका था व्यक्ति, वो नीचे बैठा था ऑडियंस में, कार्यक्रम संघ का था और ऊपर बैठे थे। तो रज्जू भैया ने इशारा करके उसको ऊपर बुलाया, अपने साथ बिठाया। तो बोले रज्जू भैया मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? बोले तुम इस समय मिनिस्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम नीचे बैठो और मैं ऊपर बैठूं, इसलिए तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन पद की वो इज्जत रखने के लिए तुमको मेरे साथ बैठना चाहिए। ये सोच है। तो जहां पब्लिक प्रॉपर्टी का सवाल है, जहां पर एक अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां तक हो सके स्क्रूपुलसली इकट्ठे नहीं आना, ये सोच आप देख रहे हैं शुरू से लेकर ये रही है। अभी जब मिल रहे हैं, वो तो एक समझिए कि संस्था का उद्घाटन हो रहा है, और संस्था जो है वो बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंदर सारे प्रचारक जुड़े हैं। तो उसके अंदर वाजपेयी भी, मोदी जी भी जुड़े हुए हैं। और अब तो इस तरह की घटना में मोदी जी आए हैं। और अगर बीजेपी की कुछ आउटरीच होगी, लगता होगा कि हमें इकट्ठा दिखना चाहिए, तो दिख रहे होंगे। लेकिन ये कॉमन नहीं है, सरसंघ चालक और पीएम का एक जगह पे आना। तभी तो वेरी सारे वेरी रेयर, वेरी तभी रेयर। तो सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है हर जगह पे, जैसे नहीं, लेफ्टिस्ट क्यों नहीं 10 साल प्लेटफॉर्म। क्यों नहीं किया? 10 साल क्यों नहीं लेफ्टिस्ट पूछा आपने कि कहाँ है मोदी? यू लेफ्टिस्ट शुड आस्क प्लेटफॉर्म ना। तो, जैसे मैंने बोला, नहीं लेफ्टिस्ट नहीं। प्लेटफॉर्म तो शुरू हो गए हैं ये लेके कि अरे भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और और आपको अगर पता है किस तरह की हेडलाइंस आती है, मैं उसमें देखिए, पढ़ना भी नहीं चाहता। अगर उनको बात करनी हो, तो हम्म। उनको बात करनी मुश्किल है क्या? हाँ, वो तो 100 मीडियम्स हैं, 1000 मीडियम्स वो हैं। कई तरह के मीडिया, हजार मीडिया है, कहीं भी मिल सकते हम्म, हैं, रात को मिल हम्म, सकते हैं, दिन में मिल सकते हैं। उनके हम्म, कोऑर्डिनेशन के लेवल अलग, अरुण कुमार जी से लेकर बाकी लोगों का कोऑर्डिनेशन होता ही है। हम्म, रेगुलर समन्वय बैठक में लोग हर बार आते ही हैं। हम्म, प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, बीजेपी का प्रेसिडेंट आता है। अमित शाह जी भी आके गए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते बिकॉज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सीनियर सबसे मतलब टॉप मोस्ट वो एग्जीक्यूटिव है, तो उनको हम्म। मीटिंग में नहीं बुलाना, ये सोच के नहीं बुलाते। तो अभी एक पब्लिक प्रोग्राम है, उसमें आ रहे हैं। उसका थोड़ी लोगों को डिस्कशन दिखाना है कि हम क्या डिस्कस करें, डिस्कशन तो जो करना होगा वो अलग से कर ही सकते हैं। तो प्रेसिडेंट पे भी बहुत सवाल चल रहे हैं लोगों के दिमाग में कि प्रेसिडेंट पे क्या डिस्कशन होने जा रहा है बीजेपी का, कि हो सकता है कि वो एक जो
हाईएस्ट लेवल पे डिसाइड होना होती है कई चीजें। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी प्रेसिडेंट को लेके क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है, क्या उस पर डिस्कशंस होती हैं हैबिचुअली? इस बारी भी छोड़िए, हैबिचुअली होती हैं उस पर लेके डिस्कशंस? विचार का लेन देन होता है, लेकिन बीजेपी ही डिसाइड करती है कौन प्रेसिडेंट बनेगा। विचारों का लेन देन हमेशा होता है, सबका होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। संगठन मंत्री जब संघ से गए हुए लोग हैं तो क्यों नहीं डिस्कशन होता होगा। लेकिन बीजेपी को किस तरह का प्रेसिडेंट चाहिए, बीजेपी की अल्टीमेट चॉइस है। सलाह देने के लिए बीजेपी संघ कुछ कर नहीं सकता। अभी अगर उनके नड्डा जी के बीजेपी उनका प्रेसिडेंटशिप पूरा हुए कितने 6 8 महीने हो गए, फिर भी उन्होंने नहीं ढूंढा है। तो कहीं ना कहीं सोच जो है वहां पर टॉप की लीडरशिप की सोच है। संघ क्यों रोकेगा, एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए। संघ तो अपना संचालक का पद लेकर कोई भी पद के लिए 2 मिनट नहीं सोचता नए व्यक्ति को लाने के लिए और बदलने के लिए। तो संघ के प्रश्न खड़ा नहीं होता, बीजेपी के अपने प्रश्न है, संगठन के प्रश्न है। तो उसको अब तक बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि इतने महीनों बाद भी ऑल्टरनेटिव प्रेसिडेंट क्यों नहीं मिला। संघ तो चार ना सुझा सकती है, लेकिन डिसाइड तो बीजेपी ने करना ना। बहुत नाम चल रहे हैं उसके अंदर, पर वो स्पेकुलेशन के जोन में है क्योंकि कोई चलेंगे, नहीं देखिए जानता है। टैलेंट की कमी बीजेपी में नहीं है। जो बोलते हैं कि आफ्टर मोदी हूँ, आफ्टर अमित शाह हूँ, ये सवाल तब भी था कि आफ्टर वाजपेयी हूँ, आफ्टर अडवाणी हूँ। आए ना नए नए चेहरे हैं। मोदी जी कहाँ नाम में थे, जो बड़े बड़े नाम थे पीछे रह गए, मोदी जी उसमें उभर कर आए। तो समय के अनुसार चेहरे आते हैं एक से एक। पर अब एक्चुअली वही नितिन ट्रू। जी का, नितिन जी का बड़ा नाम था, अरे पता नहीं चला, नाम नीचे उतर गया, नहीं तो उनका नाम था। नितिन जी ने काम किया, जो उनको रोल दिया था, जो भूले बिसरे, जो छूटे हुए बीजेपी के लोग थे वापस बीजेपी में लाना, वो नितिन जी के समय शुरू हुआ। राजनाथ नहीं जी वो को जो देखिए, दिया, राजनाथ जी का इतना प्रभावी व्यक्तित्व था, वो उस समय मोदी जी को लाना था, प्रस्तुत करना था, तो काम राजनाथ जी को दिया। तो हर रोल के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है। वैसे भी रतन जी वो ट्रू डेमोक्रेसी है जब आप प्रिडिक्ट ना कर पाए कि 10 साल बाद कौन नेता बिल्कुल होगा। बिल्कुल वही, बिल्कुल अदरवाइज तो बाय बर्थ ही नेता डिसाइड हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल। डेमोक्रेसी थोड़ी ना है कि बाय बर्थ ही आप डिसाइड हो रहे हैं। पर बिकॉज संघ का 100वां साल है, मैं थोड़ा संघ पे जानना चाह रहा हूँ कि आपने शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि कुछ लोग आजकल बहुत हिंदुत्ववादी हो गए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं जो मन में आता है। तो संघ की दो क्रिटिसिज्म चलती है। इनिशियल अपनी पूरी जर्नी में पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ये कहते रहा कि ये बहुत हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये भारत को सेकुलर नहीं रहने देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और जो जो था। पर अब एक नई आई है कि हिंदू इनफ नहीं है, कि संघ तो हिंदुओं के लिए कुछ करता नहीं है। बड़ी सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे भी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज में जो आपको पता है हम बोलते हैं, मैं सॉफ्ट वर्ड यूज कर देता हूँ, सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टैंड नहीं लेती है। ये भी पूरा बेसिकली वही कर रही है जो सत्ता में आके कोई भी संगठन या पार्टी करती है, सेकुलर बनने का जो वो जुनून चढ़ जाता है। तो आजकल वो क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रही है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया की चीजें कई बार जमीन पे भी पहुंचती हैं। तो आप ये दोनों तरफ की क्रिटिसिज्म को, पहली वाली तो चलो समझ आती है जो नेहरूवियन इकोसिस्टम की क्रिटिसिज्म थी, जो ये दूसरी वाली है और ये काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट की जाती है, तो संघ इसको कैसे लेता है, या उस पर क्या रिएक्शन आता है, या आपको क्या लगता है इस पे जो ये पूरी क्रिटिसिज्म है? आपको ईश्वर याद होगा, आपने बहुत साल पहले मुझे स्पेशली बुलाया था ये अपने प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए भी, बड़ा आजकल संघ को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते, तो आपने मुझे बुलाया था। और मुझे इसके लिए कुशल ने भी बुलाया था, कुशल मेहरा ने, कि पर भी ये लोग कुछ क्रिटिसिज्म भी बड़ी बोले है। जा रहे हैं। हाँ, हाँ, बड़ी है। नहीं वही ग्रुप है, आप अगर गौर करेंगे वही ग्रुप है, उसको ही रिफ्लेक्ट करने वाले लोग हैं। नकली जो नाम से सारे आते हैं, बॉट्स खड़े होते हैं सोशल में, वही लोग हैं जो उसको करते हैं। मैं कोई प्रश्न कोई मैं ट्वीट डालता हूँ, नीचे कोई भलता चौरी को उत्तर आता है। मैंने भी अमेरिका के एक्सपीरियंस के बारे में आर्टिकल लिखा कि अमेरिका में हिंदू समाज कैसे बदल रहा है, पॉलिटिकल सोच कैसे बदल रही है। उसके नीचे संघ का फलाने विषय के बारे में क्या, मुसलमानों का कुछ तो भी उसने बोला। मैंने कहा भैया सही जगह पे सही प्रश्न पूछो ना, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे को पूछ रहे हो बीजेपी की बात। ऐसे लोग हैं बैठे जिनका यही काम है। लेकिन ये इतना ही सही है कि संघ ये सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, संघ ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये आज का नहीं है, ये 1925 से है। तो जो बोलते थे वो आए, उनका उदय हुआ, अस्त हो गया, संघ लगातार बढ़ता गया, तो कुछ तो सही कर रहा होगा। पहले तो सिंपल सी बात ये है। दूसरी बात है, ये लोग तब कहाँ थे जब संघ को लगातार गालियां पड़ती थी, इनको भी पूछने वाला नहीं था। ऐसे लोग जो मन से सिंपति रखते होंगे इस विचारों से, वो भी डर के मारे पब्लिक में बोलते नहीं थे। उनको बोलने का साहस किसने दिया? संघ के कारण उभरते हुए हिंदुत्व के विचारों का और एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय विचारों का जो उदय हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि भैया संघ जो कह रहा है सही है, वातावरण बने तो हम लोग बोल सकते हैं। तो संघ ने जो वातावरण खड़ा किया, उसके कंधे पे सवार होके सबने अपने अपने टीआरपी बटोरे, अपने अपने यूट्यूब चलाए। अगर आज उनको लगता है कि शायद एक्सट्रीम जो बोलने वाले लोग हैं उनको लॉयल ऑडियंस बना लेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी,
हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल समाज का संगठन होने के नाते संघ कभी भी एक्सट्रीम विचार नहीं रखता, क्योंकि हिंदू समाज को एक्सट्रीम विचार पसंद नहीं आते, ये हिस्ट्री बता रही है। अभी संघ को, जैसे मैंने कहा 1930 में बोला संघ क्या करेगा, डॉक्टर जिनवारा संघ कुछ नहीं करेगा, संघ तो संघ का स्वयंसेवक समाज में जो अच्छा लगे वो काम करेगा। फिर 1947 में पूछा, अरे तुमने तो कम्युनल हो गए, तुमने इतने मुसलमानों को मारा, तुमने दंगे किए, समाज को बचाने के लिए जो जो करना था संघ ने सब किया, उसके कारण बदनामी भी सही, उसके कारण बाइकआउट भी सहा, ब्लैकमेलिंग भी सही, जो जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, अनटचेबिलिटी सब सही, अपना रास्ता नहीं छोड़ा। गुरुजी ने कहा कि अपना काम करो, लोगों को काम देख के लोग विश्वास करेंगे, वो विश्वास जागा, काम किया, उसके बाद एक एक स्टेप लिया। मैंने एक एक आपको उदाहरण दिया, पॉलिटिकल जर्नी जिसके अंदर कहीं ना कहीं संघ का रोल था, वो भी आपने सुना। अभी इस समय जब वातावरण संघ का, समाज का वातावरण एक हो गया संघ में, हिंदू महासभा कहाँ गई फॉर एग्जाम्पल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रखर राष्ट्रवादी थी, कोई उसके विचारों में गड़बड़ नहीं, आज भी उनकी इज्जत करते हैं हम, लेकिन समाज ने स्वीकार नहीं किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी। राम राज्य परिषद पार्टी, करपात्री जी महाराज इतने बड़े गुरु, इतना आध्यात्मिक उनका जोर, लेकिन उनका नहीं चला। और उसके मजेदार बात बताता हूँ, जो गुरु जी पे ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं, करपात्री जी महाराज ने गुरु जी को कहा कि वर्णाश्रम धर्म तो उनको सही है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, तुम्हारे यहाँ लाखों स्वयंसेवक है, हिंदूवादी हैं, उनको तुम बोलो वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, अपने वर्ण के अनुसार काम करें। तो हम्म। गुरु जी ने कहा उनको, महाराज जी मैं तो संघ का कार्य करता हूँ, मेरे कहने से कुछ होता नहीं है, मैं तो सबकी राय लेके सबको बताता हूँ, तो मैं तो आपकी विचार रखूंगा, बाद में जो संघ स्वीकार करें हम करेंगे। नेटवर्क आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो आप ऐसा करिए, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, आपके हजारों आपके भक्त हैं जो आपकी हर बात मानते हैं, पहले आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते अपने संगठन में? तो आप ट्राई करिए, आप सफल होंगे तो मैं संघ में सबको बताऊंगा। करपात्री जी बहुत भड़क गए, उनको पता चल गया कि मेरे को जवाब दे रहा है, तुम मुझे टाल रहे हो, तुम जवाब दे रहे हो। तब उन्होंने उनको कहा कि स्वामी जी जिस समय की बात है उस समय की, आज ये कहाँ कालबाह्य हो गया है वर्णाश्रम धर्म, इसकी हम कैसे बात कर सकते हैं? तो इस तरह से समाज की सोच के विरुद्ध जाना, जो मेरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बुक अगर जाएंगे, लगभग सारे प्रस्ताव उस समय के समाज की सोच के विरुद्ध थे, मेन स्ट्रीम सोच के विरुद्ध थे, लेकिन उस पर अड़े रहे, उसमें सफल हुए। इसमें सफल नहीं भी पूरी तरह हुए, लेकिन जो सोच सही है उसको रखना। मेरी किताब में एक जरा कोटेशन है एक हमारे सरसंघ चालक की, जिस उन्होंने कहा कि सर डॉक्टर जी ने कहा, जब डॉक्टर मुंजे जो कि उनके पालक के समान थे, और बाद में जो उनके बनी नहीं डॉक्टर जी के साथ, क्या कि डॉक्टर जी ने हिंदू महासभा का सब्सिडी बनने से इनकार कर दिया, उनके विचारों को 1930 के बाद में 1942 में अस्वीकार कर दिया, उसके कारण उनके मन में रोष आता था हिंदू महासभा के। पर जब उनका सत्कार हुआ, उन्होंने कहा कि नेता वो होता है जो समाज करता है उसके पीछे नहीं चलता, वो समाज जो सोचता है उसके विरुद्ध भी अगर बात सही होगी उसको रखता है, वो संघ ने हमेशा किया है। और आप देख लीजिए राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर पुराने 1925 से इतिहास देख लीजिए, कि जो विषय समाज में रखना है, जमकर रखना है, समाज को साथ लेके चलना है। समाज को साथ लेके चलना है तो आपको स्पीड से चलना पड़ेगा, समाज को साथ में लेना पड़ेगा, वरना आप जो जन जागरण देख रहे हैं, अगर उस तरह से आग की तरह धू धू फैलाने से होता, उन्होंने पार्टीशन के समय कहा था कि रिएक्शन के तौर पे अगर संघ का काम बढ़ता है वो गलत है, पॉजिटिव विचार से बढ़ेगा वो टिकेगा, नेगेटिव विचार से कोई भी संगठन नहीं चल सकता। ये बात गुरुजी ने उस समय कही थी, वो सोच आज भी है। जब लगता है कि समाज इस समय बहुत ओवर बॉइल हो रहा है, उस समय सत्संग के लोग कहना पड़ता है कि जरा शांत हो जाइए, क्योंकि समाज अगर इतना ओवर बॉइल होगा उसका असर नेगेटिव हो सकता है। इसके कारण वी हैव टू बी बैलेंस, वी हैव टू कंट्रोल आवर टेम्पर्स, क्योंकि इस समय बहुत हिंदुओं के में बहुत रोष है, बहुत अन्याय हुए, हमारा इतिहास गलत, हमारा पूजा स्थलों का कुछ नहीं रहा, वगैरह वगैरह जो भी गुस्से हैं हम रोज सुनते हैं। लेकिन संघ एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसको देखने की सारा समाज शांति से, जो समृद्ध समाज की हम बात करते हैं, परम वैभव की बात करें, तभी होगा जब समाज के अंदर अनावश्यक गर्मी, अनावश्यक वेस्ट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दंगे फसाद, इस तरह की बातें ना हो। इसके लिए बैलेंस करने के लिए सत्संग चालक वो भी कहना पड़ता है जो समाज को बुरा लगता है, क्योंकि उस समय की आवश्यकता लगती है, सत्संग चालक बोलते हैं। सत्संग चालक कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेते, उनका रखने का, विषय रखने का तरीका अपना होता है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो हर विषय पे रेगुलर फीडबैक देती है, रेगुलर बात करती है, उसके अनुसार सत्संग चालक विषय लोगों के सामने रखते हैं, और उनका अपना सोच होता है, लेकिन उसके पीछे साथ में पूरी टीम होती है, क्योंकि सारे भारत से फीडबैक आता है। संघ की खासियत क्या है कि आप ग्रास रूट से आपके पास फीडबैक आ रहा है,
और ऊपर से आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। यानी मैं चाहूं तो मैं सरसंघ चालक को आज भी लिख सकता हूँ कि भाई यह विषय आप गलत बोल रहे हो, और मैंने एक बार बोला था। और उन्होंने मुझे अगली बार जब मिले, उन्होंने कहा मुझे, बोले हाँ जी नमस्कार रतन जी, भूल चूक माफ। मुझे इतनी शर्म आई जस्ट इमेजिन, दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म जो कभी किसी को समझ नहीं आता कि एक साधारण कार्यकर्ता सत्संग चालक को लिख सकता है। मैंने एक और विषय दत्ता जी को लिखा कि ये विषय इस तरह से हुआ, गलत हुआ, ये विषय ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, बोला चेक करता हूँ क्या हुआ। सो व्हेन यू हैव दिस फीडबैक सिस्टम कैन नेवर गो रॉन्ग। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हमारे समाज का जो पिंड है वो बाकी जातियों की तरह नहीं है, बाकी लोगों की तरह नहीं है। वो शांति से और बिल्कुल अपना विचार पक्के तर्क पे रख के, लेकिन अहिंसा उसके अंदर इतनी गई हुई है, क्या कहेंगे कि अभी सड़कों पे आ जाओ, अभी ये वो धर्म खतरे में, लाख लोग सड़क पे आएंगे, ये सोच नहीं है। समाज को सुधारना, समाज को साथ में लेना, उनकी जागृति करना। समाज जागृत होगा तो सारे काम होंगे। आज अगर हिंदुत्व के काम हो रहे हैं, अगर आज आप कुंभ मेला देखते हैं, राम मंदिर देखते हैं, जो उफान है भावना का, वो कंस्ट्रक्टिव काम से हुआ है। वो जुलूस निकाल के भाषण देके नहीं हुआ। भाषण देके आप जाएंगे, दो लोगों को थप्पड़ मार देंगे, आगे क्या होगा? जब सारे समाज का संगठन खड़ा करना है कि यू टेक एवरीबडी अलॉन्ग, उसमें दूसरा समय भी लोग लगता है, क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है। और लोग ये समझते नहीं कि पावर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल। पावर में हैं तभी आप 370 कर पाए हैं। मैं कोर्ट आपको से उदाहरण ऑर्डर, देता हूँ। हाँ, कोर्ट अभी से ऑर्डर हुआ आपने, हाँ, बराबर है, राम मंदिर 370 का। लाए, हाँ, 370 पे इतने साल काम किया, तब जाके आया। राम मंदिर इतने साल काम किया, करके आया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कोई भी आज हिंदुत्ववादी सावरकर से ज्यादा उग्र, सावरकर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये हम हाथ जोड़ के कह सकते हैं। क्योंकि उनके जितना समझदार, उनके जरा बुद्धिमान, और एकदम व्यग्र, एकदम जैसे उग्र भाव से बात विषय रखने वाले, बिना किसी लाग लपेट के, वे व्यक्ति ने सारा जीवन दे दिया, लेकिन उनका संगठन ज्यादा नहीं चला, उनकी इतनी मेहनत के बाद भी। और उनका ये कहना था कि संघ संघ लोगों का अचार डालता है, उनका वाक्य था। आप समझ सकते हैं इससे क्या, इससे क्या कोई हमारी नेगेटिव बात कर सकेगा? ठीक है, संघ ने सुना, इज्जत से बात की, सावरकर जी के गुरु जी के बड़े अच्छे संबंध रहे। एक बार उन्होंने बोला संघ का पिता क्या होगा, उसके उसकी चिता पे क्या लिखा होगा? वो पैदा हुआ, स्वयंसेवक बना, मर गया। पर वो व्यक्ति 1946 या 47 की बात है, वो संघ के शिविर में जाता है, अपनी मर्जी से जाता है। पूना के अंदर लोग बोलते हैं आपको तो निमंत्रण नहीं है, बोले मेरा परिवार है, मैं जाऊंगा जब मर्जी। मैं सब, मुझे याद नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ, इस किताब में है जो मैंने बताई थी ना, ये वाली आरएसएस की, इसके अंदर वो सन भी मैंने दिया है। वो गए वहां पर, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हम जो बात करते हैं, हमारे विचारों से विचार, एक भावना की बाढ़ आती है, लेकिन पानी बह जाता है, खेतों की मिट्टी बह जाती है, कुछ उगता नहीं है। संघ बाढ़ बना के उस पानी को बचाता है, सिंचाई करता है, और बाद में खेत लहलाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि संघ जो कर रहा है बढ़िया काम है, और ये यही उचित काम है, ये कहा है सावरकर ने बाद में। So you are creating people, you are creating people of character, you are creating people of high moral ground and high vision of the nation. व्यक्ति निर्माण मेन काम है। भावनाएं बह के चार बात किसी ने कह दी, अब जो कहते हैं वो तो जयपुर से नीचे नहीं उतरे कभी। उन्होंने जब दंगे जयपुर में हुए, कोई आपने फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट देखी किसी की, किसी भी उग्र हिंदुवादी की, कि जयपुर में दंगे, उसका फैक्ट क्या है, कोई केस लड़ा क्या उनके लिए, कोई सड़क पे गया क्या? नहीं होता। क्योंकि वो संघ का स्वयंसेवक उतरेगा, बजरंग दल उतरेगा, अल्टीमेटली जो मर्जी सॉफ्टनेस कह दो, वही उतरेगा। क्योंकि उसको पता है कि समाज को रक्षण करने के लिए उतरना पड़ेगा, वो उतरेगा। लेकिन कहना केवल, इसलिए मैंने बात की, इसलिए जब कहते हैं कि 370 छोड़ा, नहीं छोड़ा ना, राम मंदिर नहीं छोड़ा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं छोड़ा ना। अपना तरीका है, बीजेपी अपनी तरीके से लाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में हम तो नहीं है, हमें इलेक्शन नहीं जीतना ना, इलेक्शन जीतना है बीजेपी को। तो बीजेपी उचित समय देखकर, उचित पॉलिसी के अनुसार, अब इमिग्रेशन बिल आया, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि लोग समझ भी नहीं पा रहे। कहीं चर्चा हुई उसकी? हम मैं क्या उसी करते पे हैं टीवी, हिंदू मुस्लिम करके रोज चर्चा करते हैं, टीवी को 1000 बार बोलो, विषय पे बात क्यों नहीं करते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं इमिग्रेशन बिल पे सीरियस चर्चा लेते? क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं, सारे पॉलिटिशियन आते हैं, हल्की बात करके चले जाते। नहीं, क्योंकि जो आप सीरियस चर्चा पे जो डीप थिंकिंग है वो टीवी उसके लिए अब मीडियम रहा भी नहीं रतन जी। मैं ये बहुत देर से कह रहा हूँ कि अब नहीं, जैसे पर ये अब डीप मुझे ये थिंकिंग के लिए बताइए, टीवी मीडियम नहीं इमिग्रेशन बचा बिल है। जो है, इमिग्रेशन बिल पे आपने कुछ भी छोड़ दीजिए, सीरियस कोई समाचार आपने सुना?
अब मैं यही आपसे कह रहा हूं, अब आप सुन भी नहीं सकते बिकॉज जो सीरियस डिस्कशन के लिए, अब जैसे यूएस में, आप यूएस इतना लंबा ट्रिप करके आए हैं, इतनी सारी आपने मीटिंग्स करी वहां पे, वो तो अब टीवी को लेगेसी मीडिया बोलना शुरू हो गए। बूढ़ा मीडिया, पुराना मीडिया, लेगेसी मीडिया, अब उसका कोई, क्योंकि जो ये लंबी डिस्कशन है, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वक्फ बिल हो, वो आपकी यूट्यूब या जो भी नए नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चाहे आपका वो पॉडकास्ट चलेंगे, जो ऑडियो पॉडकास्ट चल रहे हैं, वो सब पे ही हो सकती है। वो मीडियम एक चेंज हो गया। तो मैं तो टीवी से उस तरह की उम्मीद भी नहीं करता कि टीवी इस तरह के कंटेंट को समझ के, देख के कर सकता है। वो सारा जैसे आपने आज किया, इतना समय दिया, क्या इतनी होता है वेल्थ क्या होता ऑफ है नॉलेज दी, वैसे ही चलेगा वो। कि ये जब कहते हैं ना, कह रहे क्या मोदी को क्या हो गया, देवरस को क्या हो गया, ये वगैरह जो बातें, या बाला साहब जी को, अपना मोहन जी को क्या हो गया, ये समझ नहीं पाते कि जिन्होंने इनमें जीवन दे दिया, पीढ़ियों पीढ़ियां दे दी। मोहन भागवत जी के दादाजी, मोहन भागवत जी के पिताजी, मोहन भागवत के पिताजी मोदी जी के सीनियर प्रचारक थे गुजरात के अंदर, बाय द वे। मोदी जी और बाद में भागवत जी, एक तीन पीढ़ियां ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं की, दो दो तीन तीन पीढ़ियां इस काम में लगी। पांच पीढ़ियां ओवरऑल इस काम के अंदर स्वाहा हो गई, अपने अपने जीवन देके। ऐसे लोगों ने काम किया जिनको पता नहीं था कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों ने काम किया जिनको पता नहीं था कि कभी भी हमारे विचारों की पार्टी सत्ता में आएगी, सोचा भी नहीं था। वो हम्म। लोगों के काम से खड़ा होता है। इसके दिमाग को क्या बोलना बड़ा, बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि ये जो संगठन इतने बड़े चलाते हैं, उनको ग्रास रूट पे, मैंने कहा जैसे फीडबैक मिलता है। मैं जयकृष्ण जी की बात करूंगा, फिर जो पंजाब में जिन्होंने काम किया, तो उन्होंने मिल के गया था रिसर्च के लिए, हम्म। और मैंने उनसे बातचीत की। कमर के नीचे उनका काम नहीं कर रहा था शरीर, एक्सीडेंट कोई हो गया था, पर बड़े चीयरफुल। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि संघ ने जो पंजाब में काम किया, फाइनल डॉक्यूमेंट होगा। तो पुस्तक दिमाग में नहीं थी, पीएचडी की थीसिस थी। हम्म। बाद में बोले वो भावुक होके, एक संघ में कहावत है, याची देही याची डोला, मतलब इसी देह में, इसी आंखों से हिंदू राष्ट्र का स्वप्न हम देखेंगे, संघ के स्वयं को सत्ता पर देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं वो वाक्य वहां भी चलता है। बोले मुझे कच्चा पता नहीं था, याची डोही याची देही याची डोला, मैं एक दिन एक प्रचारक, मोदी जी प्रचारक को प्रधानमंत्री देखूंगा। और उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। और मैंने कई कार्यकर्ताओं को देखा है। तो ये छोटी सोच है कि इनको समझ नहीं है, हमको ज्यादा समझ है। भाई जिन्होंने जीवन के जीवन खपा दिए, उनसे जाकर उनको कहने के पहले सोचना चाहिए। हमने जो सोचा, हम जो कह रहे हैं, हमें पता है क्या समाज में क्या हो रहा है। इसलिए ये बहुत हल्की सोच है। कहना बड़ा आसान है कि वो अभी जिन्होंने, मोदी जी जिस घर से निकले, पॉलिटिकल एक व्यू होता है। एक व्यक्ति एक गरीब घर से निकलता है, वो संघ में दिशा पाता है, वो अपना जीवन उसको समर्पित करता है। आपको लगता है कि ये सोच छोड़ देगा? वाजपेयी जो है कि सोच छोड़ देगा? मोहन जी जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी जान पे खेल के काम किया, हर प्रचारक ने वहां कहीं भी नहीं कोई गया है, जिसकी पीढ़ियां जिसमें लग गई, उस व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भाई ये इसको समझ नहीं है? तो कृपया ये मत सोचे। ठीक है, आपके विचारों में विचार नहीं मिलता, आप भी क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी कभी ना कभी करता हूँ। लेकिन हमारे मन में ये विश्वास है कि गलत नहीं सोच रहे। ये सोच में हम कुछ एक अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ये देश का हित या समाज का हित छोड़कर जो बात करेंगे, ये हम कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। नाराज हो सकते हैं, हम कह सकते हैं नहीं नहीं, इस समय आपने ठीक नहीं किया था, ऐसा करना चाहिए था। सुदर्शन जी जब बोला करते थे, हम भी कहते थे सुदर्शन जी क्यों बात करते थे ऐसे कभी भी पब्लिक में। हमको ये मन में कभी नहीं आया कि इनके मन में कोई भी भेदभाव है, हम्म। इनके मन में कोई कोई इस तरह का विचार है। क्योंकि सबको चाहिए कि हम लोग, हमारे लोग सत्ता पर है, सबको चाहिए समाज में परिवर्तन हो। उसके लिए अपने अपने मार्ग है, संघ का अपना एक मार्ग है, तभी यहाँ तक पहुंचे। हाँ, 1948 में जो मार पड़ी है हाँ। बीजेपी को गांधी हत्या के बाद में, और कोई संगठन था उठ नहीं पाता। और जब दोबारा इकट्ठे हुए तो गुरु जी को लोगों ने कहा कि अभी क्या करें, संघ की शाखा बंद कर दो, देश तो आजाद हो गया। मेरी शपथ में हमने कहा था हिंदू राष्ट्र को आजाद करना, हो गया स्वतंत्र भी। और अभी तो ये देखिए कोई हमारे साथ खड़ा भी नहीं हुआ। समाज के लिए काम करो, सामाजिक समरसता के लिए काम करो, शिक्षण में काम करो। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता संघ छोड़ के गए, उन्होंने संस्थाएं खड़ी की। वो दोबारा संघ से जुड़े बाद में, अलग बात है। उस समय गुरुजी ने कहा था कि जिसको जो करना करे, मुझे पता है डॉक्टर जी क्या चाहते थे, मैं दोबारा अकेला भी संघ की शाखा खड़ा करूंगा। तो ऐसे काम खड़े होते हैं। कभी इस काम में जो, जिसमें आपको लगातार बोरियत वाला काम, दिनों दिन जाना पड़ता है। ईश्वरन जी आप शाखा में नहीं आए, ईश्वरन जी कार्यक्रम में नहीं आए। वो ईश्वरन जी के पिताजी को बोला, ईश्वरन तू लाला जी आप कहाँ थे? वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा संगठन खड़े, उनको पता है कि संगठन खड़ा करना कितना बोरिंग और कितना परिश्रम का काम है। आपने बहुत जो अच्छा कि वर्ड यूज किया, बोरिंग। इतना मंडेन, इतना बोरिंग काम है कोई भी संस्था हो।
जिसके अंदर आप छोटा सा भी संस्था कर रहे हो ना, अपनी कॉलोनी का आरडब्ल्यू भी कितना समय बर्बाद करता है, कितनी ईगोज हैं, कुछ स्टेक पे नहीं है, तब भी लोगों की कैसे कैसे लड़ाइयां होती हैं, बिना वजह की होती हैं। तो एक संगठन जिसके 100वां साल होने जा रहा है, और जिस संगठन से ही निकले हुए 2 प्रधानमंत्री हो गए हैं भारत के अब, तो वो एक अद्भुत चीज है ही है, एक अद्भुत चीज है ही है रतन जी। तो मैं थैंक कहा यू। करता हूँ, काम का दो हमारा मेन है। शुद्ध सात्विक प्रेम ही कार्य का आधार है, हमारी कवि गीत है संघ का कि सबसे शुद्ध सात्विक प्रेम करो। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, हम बड़े प्रेम से मिलते हैं जहां समय मेले मिलते हैं। और दूसरा ये कि कंसेंसस बिल्ड करना, सबको साथ में लेके चलना, जब तक साथ में नहीं रह सकते समझाना। वो जो प्रोसेस है सही डिसीजन मेकिंग का, संघ को टूटने नहीं देता, संघ को लगातार बढ़ाता है। क्योंकि जो व्यक्ति ने कंसेंसस से अपनी बात मान ली हो तो काम करेगा ही। अगर मुझे कोई विषय रखना है और मुझे विषय रखने की छूट है संघ में, तो अपने विचार भी रखूंगा, लेकिन निर्णय होगा तो उसको फॉलो भी करूंगा। ये जो मेजर दो गुण है जो संस्थाएं सीख नहीं पाती संघ से, वो एक सीखने की बात है। वरना यूट्यूब पे मैं भी बहुत गर्म बातें कर सकता हूँ, मैं भी अपने टीआरपी बना सकता हूँ, बड़ा आसान है मेरे लिए। नहीं करता हूँ मैं। लोगों की रिडिकुलस जो भी मुझे बोलते हैं वो सब सुन लेता हूँ मैं। इसके नीचे भी बड़े कमेंट आएंगे आपके पास। अच्छी बात है, कमेंट तो आने चाहिए, कमेंट ना हो तो मजा कैसे आएगा, उसके बिना चीजें बैठेंगी नहीं। थैंक यू रतन जी, आपने पूरा इतना थैंक यू जी। संग विद पॉलिटिक्स, संग विद जंक्शन, संग विद बीजेपी, वाजपेयी जी, मोदी जी, सारा बहुत विस्तार से बताया। थैंक यू सो मच। भारत माता धन्यवाद, की जय। मजा आया, धन्यवाद जी बहुत बहुत। नमस्कार।